अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व मिनस सन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना वअइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना वल्लहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आज हमारा 12वां हिस्सा है इस सीरीज़ का। अल्लाह के फजल करम से जिसने हमें ये तौफीक दी, इस काबिल बनाया कि हम इनके बारे में बात कर सकें। ये जो आज हम फितना डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका जो रिलेशन है पिछले पिछले फितने के साथ। पिछला हमने कौन सा पढ़ा था? हमने मैस मीडिया पढ़ा था, एज अ टूल ऑफ दज्जाल हमने उसको एनालाइज किया था। उसमें ये कि जो इस वक्त वो फितना और जिस मज़ीद फ़ितने का सबसे ज़्यादा रास्ता खोल रहा है, वो ये वाला फ़ितना है। यानी आप देखेंगे कि आज का पूरा पूरी दुनिया का मैस मीडिया जिस चीज़ पर बहुत सरतोड़ कोशिश कर रहा है जिस फ़ितने को फैलाने की, वो ये फ़ितना है। फ़ितना क्या है? होमोसेक्सुअलिटी का है, एलजीबीटीक्यू है। अभी हम पिछले साल तक या 2-4 साल पहले तक एलजीबीटीक्यू कहते थे, अब उसके अंदर IA+ ऐड हो गया है। क्या पता हमारी सीरीज़ के ख़त्म होने तक ये जो है वो XYZ तक भी पहुँच जाए। हू नोज़? तो बहरहाल ये जो है वो हम सुनते हैं आजकल, जो है वो ये एक बड़ी कोई हम आप ये कह लें कि एक ऐसा मॉडर्न ये एक फितना है कि जिसके बारे में जो है वो हम क्या सुनते हुए आते हैं कि जो है वो इंसानों को जेंडर आइडेंटिटी की कंफ्यूजन में इस तरह से डाला गया है कि वो ये कहते हैं कि माई बॉडी इज मेल बट आई एम फीलिंग लाइक अ फीमेल। ठीक है, या मेरा जिस्म जो है, या मेरी जो बायोलॉजिकल सेक्स है, या जो पैदाइशी जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके जेनिटल से जो उसकी सेक्स डिटरमिन की जाती है, उसके हिसाब से तो मैं एक औरत हूँ। लेकिन ये कि मेरे अंदर रूह जो है वो एक मर्द की कैद है। इसी तरह मर्द कहेगा कि मैं जो हूँ वो बायोलॉजिकल जो हूँ वो एक मेल हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो रूह है वो एक औरत की कैद है। यानी माज़ अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये एक गलती हो गई कि एक गलत जिस्म के अंदर गलत रूह को भेज दिया। यानी था तो वो मर्द का जिस्म, लेकिन गलती से रूह जो है वो उसके अंदर औरत की भेज दी गई। माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये जो है ना, ये हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ना ये जो फितना है, जो कि अगर एक एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये तारीख़ इंसानी में जो है ना ये फितना, ये अपने जो आप कह लें कि बूम पर पहुंचा है, या इवन अपीयर भी हुआ है, तो ये 2 दफ़ा। एक दफ़ा अब ये कौम लूत अलैहिस्सलाम, उनके उनकी जो कौम थी, उनके ज़माने में जो है ये फ़ितना जो है वो खड़ा हुआ, और उनको तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो ख़त्म कर दिया अज़ाब से। और एक जो है ये फ़ितना आज का जो मौजूदा इंसान है, जो बहुत मॉडर्न होने का दावा करता है, ये आज का जो इंसान है, ये अभी ही तकरीबन मेरा ख़्याल है, आप अगर हम इंशाल्लाह देखेंगे भी कि ये 10-20 या बहुत हद ना हद 30-40 दहाइयाँ पहले की बात है, और उससे पहले तक भी इस फ़ितने का वजूद नहीं हुआ करता था। जिस तरह से आज इसको जो है वो सरेआम जो है वो एक एक्सेप्टेंस मिली हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ गैम्बिया हैं, जिनके डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ उनकी मतलब आप कह लें कि एक पर्सनल लेवल पर बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ये कोट करते हैं कि उन्हें 30,000 यूरो, सॉरी 30 मिलियन यूरो की जो है वो ऑफर की गई, अगर वो इस्लामिक स्टेट ऑफ गैम्बिया में जो है वो होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर दें तो। और उन्होंने फिर इस बारे में जब डॉक्टर जाकिर नाइक से मशवरा किया, तो जाहिर सी बात है कि आपने जो है वो जो भी इस्लाम का स्टैंस था, वो बहुत वाज़ेह तौर पर बताया कि इस्लाम में तो ये हराम है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जो आज ये जो फितना है ना, मैं आपको एक बात बताऊं अपने दिल की कि ये जो हम अभी कुछ एक महीना डेढ़ पहले जो है वो पाकिस्तान में जो बिल पास हो चुका था 2018 में, और अल्लाह ताला भला करे, सेनेटर मुश्ताक का जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं, उन्होंने जब इसके ऊपर एतराज़ात उठाए तो पता चला कि कौन सा बिल पास हो चुका हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो है वो एक ऐसा बिल पास हो चुका हुआ है जो हिज़्बुल शैतान का ऐन एजेंडा था।
और जब उसके बारे में ये सारी चल रही थी और इवन इससे पहले भी जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में और भी जो वेस्टर्नर कंट्रीज हैं उन सब के अंदर जब से ये फितना जो है वो एक बहुत हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में जो है ना वो इसकी बहुत ज्यादा आप ये कहने के जो है वो इसके बारे में माइंड प्रोग्रामिंग चल रही है। पूरे ग्लोबल मूवमेंट है ये, एक आप इसे ये कह सकते हैं द बेस्ट वर्ड कि ग्लोबल मूवमेंट के तौर पर ये चल रहा है। तो अब जब ये पाकिस्तान में इस बिल की बात हुई तो दैट वाज माई आप जिसे कह सकते हैं कि वो मेरा एक ऐसा पॉइंट था व्हेन आई हैव डिसाइडेड दैट आई हैव टू गो एंड डू दिस सीरीज नाउ। क्योंकि मैं इसको पिछले 2-3 सालों से प्लान कर रही थी, लेकिन ये कि मेरा जो अल्लाह के का कोई हुक्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब मैंने ये इसके बारे में ये सब देखा जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था, इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि ये सीरीज होनी चाहिए और इसमें दौरे फितन के जो दौरे हाजिर के फितने हैं उन्हें डिस्कस होना चाहिए, खास तौर पे ये फितना। इसलिए आप देखेंगे मैस मीडिया को मैंने एक ही लेक्चर में ख़त्म किया। इस फितने के ऊपर हमें दो लगाने पड़े दो लगाएंगे, तीन लगाने पड़े तीन लगाएंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये मुझ पर फर्ज था कि मैं बात करती और अपनी आवाज़ वहां तक पहुंचाऊं इसके बारे में जहां तक पहुंचा सकती हूँ, और आगे आप पर फर्ज है कि आप इसे पहुंचाइए। सबसे पहले अपनी औलाद से शुरू कीजिए और फिर जहां जहां भी आप इसके बारे में अवेयरनेस उठा सकते हैं, ताकि कल को जब बस्ती उल्टी जाए तो उन उलटने वालों में से हमारे बारे में अल्लाह ताला ये ना कहे कि सबसे पहले उन्हीं के ऊपर उल्टो, क्योंकि ये इल्म रखते थे और ये नेक थे लेकिन इनकी जुबानें खामोश थीं। तो सबसे पहले ये कि वो जो पत्थर जब मारे जाएं अमले कौम लूत पे, और या फिर ये कि अब जिनको आगे मजीद उनके फ्यूचर में उनके ऊपर क्या अजाब आने उनको बंदर और खंजीर बना दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को जो है वो बंदर और खंजीर बने से, तो ये मैं आज अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ और इंशाल्लाह जो है वो इसे आप सबने अपने अपने फ़र्ज़ के तौर पर जो है वो आगे लेकर चलना है। तो इसमें जो है वो हम देखते हैं पहले कि ये फितना किस तरह से डिफाइन होता है कि ये एक फितना है। अगर हम कुरान से जो है वो इसको देखते हैं तो ये हमारे पास सूरह निसा की जो है वो आयात हैं कुछ एग्जैक्टली, तो आया नंबर 119 है जो लास्ट में आ रही है, लेकिन इसमें पीछे बात जो है वो शिर्क से शुरू हो रही है। और आपने और मैंने अगर हमने अपने शिर्क को ठीक कर लिया तो आप समझें कि इंशाल्लाह हमारे लिए फलाह है दुनिया और आखिरत की। क्योंकि कुरान का जो सबसे आप देखें कि एक मेन जो टॉपिक है ना वो जो यानी जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, वो कॉन्सेप्ट ऑफ शिर्क और तौहीद से ही बात करता है। क्योंकि ज़रा सा हम कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद से डिविएट हुए नहीं तो वहीं से सारे फितनों के रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ भी आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो बात ये शिर्क के साथ, शिर्क की गुनाह के साथ जो है वो यहाँ पर बात शुरू की जा रही है। और अल्लाह ताला ये यहाँ पर मतलब ये फरमा रहा है यहाँ पर कि वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर देवियों को पुकारते हैं दरअसल वो सरकश शैतान ही को पुकारते हैं। यानी ये जो हम आइडल वर्शिपिंग जो कर रहे हैं ना इंसान, वो ये नहीं कह सकते कि हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, बेसिकली तो वो शैतान की, क्योंकि शैतान ने ही तो शिर्क जो है वो उसको पेनिट्रेट किया है ना बनी नोए आदम के अंदर, और उसी ने जो है वो शिर्क को जो है वो मुजयन करके उनको दिखाया है। और यही वो है क्योंकि उसे ये मालूम है कि शिर्क पर इसकी माफी नहीं है। अगर ये एक मुआहिद मरता है इस दुनिया से तो चाहे ये फासिक और फाजिर ही क्यों नहीं था, जानी था, शराबी था, जालिम था, कुछ भी था, फासिक था, एक वक्त के बाद ये जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी इंसान को इस दुनिया से शिर्क पर लेकर जाने में कामयाब हो गया तो फिर मेरी कामयाबी है। क्यों? क्योंकि फिर ये कि ये एक तो वो इंसान आगे ही आ रहा है कि अल्लाह ने उस पर लानत की है, यानी शैतान, और उस पर शैतान पर तो खैर वो तो मलून है ही, और वो इंसान भी जो उसको उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में, उन पर भी अस्तगफिरुल्लाह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत है। और आगे आप यहाँ पर देखिए कि शैतान जो है वो क्या जो है वो चैलेंज, फिर जैसे हम सूरह राफ में पढ़कर आ रहे थे कि एक तो वहां पर चैलेंज दिया, और अब यहाँ पर क्या चैलेंज देता है, वो कह रहा है मैं उन्हें गुमराह करूंगा और उन्हें उम्मीदें दिलाऊंगा। ये अमानिया होता है जहाँ जिससे ये जो उमन्नी जन्ना हम यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, यानी कि उन्हें जो है वो लस्टफुल विशेस, ठीक है, उनके जो है वो डिसेप्टिव विशेस के अंदर उनको मुब्तला करूंगा। ऐसी विशेस उनको दिलाऊंगा जो उन्हें लगेगा कि वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसे हासिल करते करते वो गुमराही की खाइयों में गिर जाएंगे। लेकिन ये कि वो उन्हें एट द एंड पता चलेगा कि वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने लिए खुसरान कमा कर आए हैं। और मैं इन्हें हुक्म दूंगा तो वो जानवरों के कान चीरेंगे, और मैं उन्हें हुक्म दूंगा तो वो अल्लाह की बनावट में रद्दो बदल करेंगे। ये है वो फितना जिसके अंदर शैतान ने जो है वो आज के बनियनो इंसान को विद द डिसेप्शन ऑफ बीइंग वेरी कूल एंड मॉडर्न एंड इनलाइटेंड जो है वो पेस्ट उसको पेंट करके जो है वो उसको उसके अंदर मुब्तला किया हुआ है। आज का इंसान जो है वो आधे सर के बाल शेव करता है, आधे सर के बाल खुले रहने देता है, और जो है वो अजीब व गरीब किस्म के हुलिये बना के फिरता है। ना देखने में पता चलता है ये लड़की है कि लड़का है, ना देखने में पता चलता है मर्द है कि औरत है।
तो ये जो यहाँ पर और इसके अलावा ये तो एक है जो शैतान को कभी जैसे मैं चले आपको नेक्स्ट स्लाइड पर भी ले जाती हूँ, जिसमें मैंने आपके लिए ये कुछ इमेजेस डाले हैं, एंड दीज आर वेरी फ्यू एंड व्हाट यू कैन से इज फ्रॉम अमंग द मोस्ट डिसेंट इमेजेस जो मैंने चूज किए हैं। अगर आप नेट गूगल पर जाएं और इमेजेस में जाकर आप टाइप करके देखें तो वहां पर आपकी होश उड़ा देने वाले इमेजेस जो है वो वहां पर मौजूद हैं। और फिर जो लोग शैतान की पूजा करते हैं, लाइक जो सैटेनिज्म के रिलीजन को अपनाए हुए हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने जगह जगह से अपने चेहरे को पियर्स करवाया हुआ है और चेहरे के ऊपर टैटूइंग है। फिर टैटूइंग तो बड़ी कॉमन हम देखते हैं ना, और बहुत ही इस तरह की चीजें ऐसे हुलिये कि जब मैं ये तैयार करी थी, जब मैं ये वर्ड्स पढ़ रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि इधर शैतान ने ये नहीं कहा कि मैं उनके लिए कॉन्स्पायर करूंगा, उन्हें ये नहीं, और ये नहीं कहा कि मैं उन्हें धोखा दूंगा, उसने कहा कि मैं उन्हें हुक्म दूंगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर वो इंसान जो इस चीज को प्रैक्टिस कर रहा है वो ऑलरेडी सबमिट कर चुका है कि शैतान ही मेरा खुदा है। औज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो इस क्योंकि जो हुक्म उसी को दिया जाता है ना जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, यानी अगर जैसे अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कुरान पाक में मोमिनीन को हुक्म देते हैं, कोई यानी शरिया के अहकामात आते हैं, तो क्या आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। तो क्योंकि वहां पर अल्लाह ताला कभी भी नहीं कहते या अय्युहल इंसान, कि वो इंसानों से बात नहीं हो रही, क्योंकि शरिया के अहकामात या अपनी इताअत के अहकामात उन्हीं को दिए जा सकते हैं जो ऑलरेडी ये सबमिट कर चुके हैं कि हम आप पर ईमान ले आए। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं मैं उन्हें हुक्म दूंगा। तो ये वो कौन लोग हैं जिन्हें वो हुक्म देगा? ये वो हिजबुल शैतान है, और ये सारे के सारे वो फॉलोअर्स हैं। और इसी के अंदर वो लोग भी आते हैं जो प्रोबेबली हिजबुल शैतान के एजेंडा से वैसे तो वाकिफ नहीं है, लेकिन ये कि वो इनडायरेक्टली फॉलो कर रहे हैं इसी डिसेप्शन में कि भाई ये आजकल का ये फैशन है या ट्रेंड है, और ये ऐसा लगना बड़ा कूल है, और ये कि होमोसेक्सुअलिटी, और किसी को ये कहना कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, इफ यू आर गे आई एम वेरी ओके विद यू, आई एम वेरी ओके विद, मैं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बहुत एक खुले दिल की इंसान हूँ, तुम चाहे गेइज्म प्रैक्टिस करते हो, तुम गे चाहे लेस्बियनिज्म प्रैक्टिस करती हो, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त रहोगी, मैं बिल्कुल मैं बहुत जो हूँ वो टॉलरेंट हूँ। तो ये इस किस्म की जो एक डिसेप्शन में लोग उसको फॉलो कर रहे हैं ना, वो भी उसे अपना खुदा माने हुए हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि आज जो है वो शैतान, उसने अपने फॉलोअर्स को इस हुक्म के ऊपर यानी जो ये जो हुक्म दिया है, और उस पर जो उसके फॉलोअर जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो उसको उसके हुक्म को मान रहे हैं, जिस तरह से उसको वो पाए तक मील तक ला रहे हैं, वो आज हमारी आंखों के सामने है। और ये तस्वीर तो खैर उन लोगों की है ना जो डिसेप्शन में फॉलो कर रहे हैं। हिजबुल शैतान ने तो फिर बाकायदा इसके लिए जो है वो एक एजेंडा, यानी जो कौम लूत की दुनिया से खत्म हो जाने के बाद से ऐसा नहीं था कि हिजबुल शैतान जो है उसने अपने हथियार डाल दिए, उसने जो है वो अपना एजेंडा जो है वो पूरा आगे फिर तरतीब दिया कि किस तरह से वो टारगेट किया बाकायदा, वो हम आगे जाकर भी देखते हैं कि किस तरह टारगेट किया। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, अगर आप चाहें मजीद देख सकते हैं, बच्चों को भी अगर आप अवेयरनेस पर्पजेज के लिए दिखाना चाहें तो ये नेट पर बहुत सारी हैं। अभी हम देखते हैं कि ये सही बुखारी की हदीस है। ठीक है, थोड़ा सा अभी पहले हमने ये इस्टेब्लिश किया है कुरान से कि ये एक फितना है। ठीक है, ये एक वो फितना है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो शैतान की परस्तिश से है। तो अब इस फितने के बारे में जो ये हम देखते हैं कि अभी ये इस फितने के बारे में नहीं है, अभी ये सिर्फ अपेयरेंस के बारे में है, मियर अपेयरेंस के बारे में। सही बुखारी की हदीस में जो कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से है कि उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत करते हैं और उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत करती हैं, उन सब पर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। जाहिर सी बात है, आपकी लानत है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत है। और वैसे भी हम कुरान से अभी ये पीछे देखकर आ चुके हैं, ये देखिए, ये मैं दोबारा आयत आपके सामने कि वो जो कोई भी जो है वो शैतान की पूजा कर रहा है, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि अल्लाह ने उस पर लानत की है। उसी का ये लिंक आगे हदीस में मिल गया, ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया। यानी ये जो पोर्शन है कि वो अपनी बनावट में रद्दोबदल करेंगे, ये सिर्फ उस पोर्शन के बारे में आप देख लें कि हदीस आ गई है। मियर अपीयरेंस के अंदर भी, चाहे वो मर्द जो है उसने शादी किसी औरत से ही की हो, चाहे वो जो औरत है वो शौहर वाली हो, बच्चों वाली हो, लेकिन अगर उनकी मियर अपीयरेंस भी जो है वो ऑपोजिट जेंडर के साथ मैच करती है, तो उनके ऊपर जो है वो अल्लाह की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत की गई है। दिस इज दैट सच अ सीरियस मैटर। इतना ज़्यादा जो है ये इसकी इंटेंसिटी है कि हमें जो है वो सबसे पहले तो हमें यही समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इसकी इंटेंसिटी है क्या।
फिर हम ये देखते हैं, अच्छा ये हमने पेरेंट्स के बारे में बात की, यहाँ पर अब इस हदीस में कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बात नहीं की गई, लेकिन क्या वाकई होमोसेक्सुअलिटी जो है उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज हुए? अब ये कि अभी जो हमने ऊपर देखा था, हमने उसको स्टैब्लिश किया एज अ फितना, फिर हमने देखा कि एक दूसरे जेंडर से सिमिली करने के लिए जो है वो सिमिली करने वालों पर भी लानत है, लेकिन क्या बाकायदा जो है वो इस चीज़ का हमें सबूत कुरान से मिलता है कि होमोसेक्सुअलिटी डज एग्जिस्ट? हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, इफ इट वर नॉट फॉर बीइंग मेंशन्ड इन द कुरान, अगर ऐसा ना होता कि ये बात कुरान के अंदर मेंशन ना होती, तो मैं कभी ये बिलीव भी नहीं कर सकता था कि एक मर्द जो है वो दूसरे मर्द के साथ कोई जिनसी ताल्लुक रख सकता है। यानी ये इतनी अननेचुरल चीज़ है। और यहाँ पर मेरी बात होती है जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो कि इंसान है, एटलीस्ट वो इंसान के लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुसलमान चाहे नहीं भी हैं, दे ऑल से दैट दिस इज़ अ वेरी डिसगस्टिंग एक्ट। उनमें से कोई भी इसे अप्रूव नहीं करता। तो ये हज़रत इब्ने अब्बास की जो है वो बात है कि अगर कुरान में ना मेंशन होता तो हम ये बिलीव भी नहीं कर सकते थे कि इतनी ज़्यादा सेक्सुअली परवर्टेड किस्म की ओरिएंटेशन भी हो सकती है इंसानों की। तो अब हम ये देख रहे हैं, कौम लूत जो है वो उसका ज़िक्र कुरान पाक में बहुत ज़्यादा मुकामात पर आया हुआ है, और तकरीबन हर मुकाम पर ही जो है वो ये बताया गया कि उनकी क्या उनका रवैया था, और क्या किस तरह से जो है वो फिर उनके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सलूक फरमाया। और ये सदोम के इलाके में ये कौम आबाद थी, इसीलिए जो है वो इस एक्ट को जो होमोसेक्सुअलिटी इन पर्टिकुलर मेल टू मेल जो रिलेशन है ना, उसको सॉडमी भी कहा जाता है। तो इसके बारे में कुरान जो है वो क्या कहता है, मैंने दो जगह से आपके लिए आया ली है, एक सूरह आराफ से और एक सूरह शोरा से। इसके अलावा जो है वो सूरह अहज़ाब में भी ज़िक्र है, प्रोबेबली सूरह नमल में भी है, और भी जो है वो काफ़ी सूरा में है। तो यहाँ पर जो बात नोटिस करने वाली है सूरह आराफ में, इसको मैं थोड़ा-सा आपके लिए बड़ा कर देती हूँ कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये कहा कि क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में से किसी ने भी नहीं की? और फ़ाहिशा का यहाँ पर अरेबिक में जो है वो वर्ड आ रहा है। यानी दिस इज़ सच अ सीरियस थिंग, ये एक ऐसी बेहयाई है, और ये कि यहीं से हमें जो है वो देखें इसका एविडेंस मिलता है कि कौम लूत अलैहिस्सलाम से पहले किसी कौम ने जो है वो एटलीस्ट जो है ना वो गिरने का, आप कह लें कि मोरल डिवैल्यूएशन का ये लेवल अचीव नहीं किया था, जो उन्होंने किया। हालाँकि फ़िरौन की कौम थी या और भी कौमें बाद में भी आई हैं या उनसे पहले भी गुज़री हैं, उन्होंने शिर्क भी किए। लेकिन ये जो इमोडेस्टी थी ना, ये जो बेहयाई उन्होंने कमिट की ना, ये ऐसी चीज़ थी जो उससे पहले कभी किसी ने भी नहीं की। यानी कुछ भी था, चाहे इंसान ज़ना कर गुज़रते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो एक एक सेम जेंडर की तरफ जो है वो इंक्लिनेशन ज़ाहिर करना शुरू कर दें, और वो भी व्हेन इट कम्स टू द सेक्सुअल ओरिएंटेशन। बेशक तुम जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो, अल्लाह अकबर, बल्कि तुम लोग हद से बढ़ जाने वाले हो। और इस पर मुस्तज़ाद ये कि वो जो है ये जैसे हम सूरह शोरा में देख रहे हैं, तो बिल्कुल यही बात जब आपने उनसे की किसी और थोड़ा-सा डिफरेंट वर्डिंग के साथ है, तो फिर उन्होंने क्या कहा आगे से कि जो अगर तू बाज ना आया तो यकीनन तू निकाले जाने वालों में से होगा। तो लूत अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि बेशक मैं तुम्हारे अमल से दुश्मनी रखने वालों में से हूँ। ये जो अमल है, ये जो अमले कौमे लूत है, ये जो सॉडमी है, ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, जिसे हमारी आज की जनरेशन जो है वो ये कह के, अब मैं मुसलमान जनरेशन की बात कर रही हूँ। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉन बिलीवर्स, मैं मुसलमान जनरेशन की बात कर रही हूँ। अगर आप लोग अभी भी जो है वो किसी अंधेरे में है ना, तो आप पाकिस्तान जाइए और जाकर ज़रा आजकल की नौजवान नस्ल के साथ इसके बारे में थोड़ी-सी गुफ्तगू-शनीद कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कितना अच्छा रोल प्ले कर रही हैं इस माइंड प्रोग्रामिंग के अंदर, नौजवान नस्ल की ऑलरेडी कर चुकी हैं। और किस तरह से जो है वो ये कहते हैं कि लव इज़ लव। तो इसमें क्या हर्ज है? अगर जो है वो 2 लोग कंसेंट कर रहे हैं और वो एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे हमारे मुसलमान बच्चों को यही समझ नहीं आती कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हालाँकि कुरान के ये अल्फ़ाज़ कि ये जो अमल है, ये अंबिया जो है ये उन उस इस अमल से दुश्मनी रखने वाले हैं। तो जिस अमल से हमारे अंबिया दुश्मनी रखने वाले हैं, हम उसे जस्टिफ़ाई भी कर सकते हैं। हम कैसे जस्टिफ़ाई कर सकते हैं जबकि उन्हीं नबी की बीवी को, जैसे जो है वो आगे जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि सिवाय एक बुढ़िया के, और ये बुढ़िया जो है वो दूसरे मकामात पर बताया गया है कि वो आपकी बीवी थी। तो वो उसको भी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया कि
आप अपने सारे बाकी जो मतलब आपकी फैमिली है उसे लेकर आप यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि इन पर अजाब आने वाला है, लेकिन अपनी बीवी के अलावा, क्योंकि वो उनको फैसिलिटेट करती थी, वो उनके इस एक्ट को जस्टिफाई करती थी। एग्जैक्टली शी वॉज एग्जैक्टली एट द पॉइंट वेयर, नहीं, हमारी जनरेशन इज एग्जैक्टली एट द पॉइंट वेयर दैट लेडी वॉज। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तो उसको भी नहीं छोड़ा। हम कैसे जो है वो ये गवारा करें कि हम अपने बच्चों को जो है वो छोड़ दें? हमें पता ही नहीं है कि वो जो है वो क्या बातें करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। वो यही कहते हैं कि ये जो हमारे बड़े बूढ़े हैं ना, ये तो बस बिल्कुल ही जो है ना, ये बिगट हो गए हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो बहुत बैकवर्डेड है, इन्हें तो ये मालूम ही नहीं है। और या फिर ये कि इस चीज को जो है वो मुखन्नस की कैटेगरी में, इंटरसेक्स की कैटेगरी में डालकर रादर उसको एक सिंपैथी का जरिया बना दिया जाता है। तो वो हम खैर बहरहाल उसको बाद में बात करेंगे डिटेल में। तो कुरान जो है वो, यानी दिस इज सच अ सीरियस थिंग, अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। सबसे पहले तो ये कि जो शैतान के फॉलोअर्स हैं, उसकी पूजा करने वाले हैं, वो ही हैं जो अपनी फितरत को बदलते हैं। जो भी काम खिलाफ फितरत करता है वो शैतान का, उसने शैतान को अपने गॉड के तौर पे सबमिट कर चुका है वो इंसान। दूसरी ये बात है कि इन पर्टिकुलर सॉडमी और होमोसेक्सुअलिटी इतना ज़्यादा बेहयाई वाला, इतना ज़्यादा सिंफुल एक्ट है कि कौमों की तारीख में सबसे ज़्यादा जो सवियर अजाब दिया गया है वो कौम लूत को दिया गया है। उनके ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाई गई। यहाँ पर रेफरेंस नहीं है, लेकिन एक और जगह पर क्या है कि उनकी जो पस्ती है उसको बुलंदी में कर दिया गया, और बुलंदी को पस्ती यानी अपसाइड डाउन, वो अब पूरी बस्ती उठाई गई और उसको ऊपर से ले जाकर और उसको उल्टा पटक दिया गया। और वो जो पत्थरों की बारिश हुई थी उसमें हर हर पत्थर के ऊपर नाम लिखा था, वो उस शख्स का जिसे जाकर वो पत्थर, यानी जिसको उस पत्थर ने टारगेट किया हुआ था। और वो जितने उस शख्स के नाम के पत्थर थे वो उसको लग के ही रहने थे। इतना सख्त अजाब दिया गया था। और इसी में वो भी शामिल थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की वो बीवी, जो उनको सपोर्ट करती थी, जो इस एक्ट को जस्टिफाई करती थी, जो ये कहती थी, जैसे आज के लोग क्या कहते हैं कि भाई हम तो वी केयर फॉर द वी केयर फॉर जेंडर इक्वालिटी, एंड वी केयर फॉर द रिस्पेक्ट फॉर ऑल, एंड वी केयर फॉर द इक्वालिटी फॉर ऑल। और वो तो जो कर रहे हैं सो कह रहे हैं। जो दुख की बात है, जो रोने की बात है, जो आंसू बहाने की बात है, वो ये है कि हमारे मुसलमान बच्चे जो हैं वो ये जुबान बोल रहे हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली जो है वो इसकी पीछे, यानी कि ना तो बायोलॉजिकल साइंसेज इसकी मालूम है, और ना ही उन एक्ट्स का कुछ पता है जो लीगलाइज हो रहे हैं पूरी दुनिया में। आगे चलते हैं हम। हिजबुल शैतान का एजेंडा क्या था इसको लेकर दुनिया में? एक तो यानी कि एक जर्नल बेहयाई का जो एजेंडा है उसी का ये एक पार्ट था। अब से तकरीबन 18 साल पहले जो है वो डॉक्टर इसार अहमद ने इस चीज़ के बारे में बयान फरमा दिया था। और अब अगर हम ये देखें, यानी अगर हम ये क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं ना, कि ये जो भाई हिजबुल शैतान के जो एजेंडा हैं, हम बार बार बात करते हैं कि ये लोग प्लॉट एंड प्लान करते हैं, कोई नादीदा कुव्वतें हैं। खैर वैसे तो वो दे आर नॉट सो वेरी नादीदा एनी मोर, मैंने आपको पहले भी कहा है कि नथिंग इज सीक्रेट एनी मोर। अब तो सब कुछ मंजर आम पे है। तो भाई ये तो बस ऐसी बातें करते हैं, और ये लोग जो है वो तो बस कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बारे में इनको तो बड़ा चस्का मिलता है। तो ये चस्का नहीं मिलता, एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है। तो ये जो है वो सबसे पहले जो आप ये कह लें कि जिसे सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहा जाता है, ठीक है, ये इसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी। तो हिजबुल शैतान का जो एजेंडा था उसके बारे में जो है वो सबसे पहली जो है वो काहिरा में, जो मिस्र का शहर है कायरो, 1994 में जो है वो इस एजेंडा को डिस्कस किया गया। जो मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा बात बताई थी कि कैसे मुसलमान ममालिक की जो का सोशल फैब्रिक है उसके बारे में अब हमें बहुत परेशानी है, क्योंकि यूरोप में तो रिनाइसेंस आ चुका, सेकुलरिज्म आ चुका, और यूरोप जो है वो हमारे एजेंडा को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। और अब ये है कि जो मुसलमान ममालिक है ना, इनके बारे में अब हमें बहुत फिक्र है कि यहाँ पर जो फैमिली सिस्टम है वो अभी तक इंटैक्ट है। तो इसलिए यहाँ के फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो हमने कौन कौन सी पॉलिसीज अपनानी है। तो ये जो है वो सबसे पहले एक कायरो में कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद जो है वो एक साल बाद ही बीजिंग में हुई है। और फिर सन 2000 में जो है ये बीजिंग प्लस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके अंदर जो एजेंडा डिस्कस किया गया था उसके पॉइंट्स मैंने नीचे लिखे हुए, हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। ये जो एजेंडा है इसका नाम था वुमेन 2000। ठीक है। जैसे अगर अब आज आप कभी जा रहे हो, आप इवन सऊदीया में भी ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको विजन 2030 लिखा मिलता है। ठीक है। तो ये नहीं होता कि ये इसलिए नहीं है कि 2030 तक जो है वो उन्होंने हमारे भले के लिए जो है वो ये फला फला जो डेवलपमेंट्स है वो करनी है।
वुमेन 2000 का मकसद ये नहीं था कि आज के बाद से जो दुनिया में वाकई पिस रही है खातून उसको उसके हकूक मिलने शुरू हो जाएंगे, और जब आप 2022 में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई जो वुमेन 20,000 का एजेंडा था ना, उसके हिसाब से जो है ना वो आज की औरत जो है वो पूरी तरह से एम्पावर्ड है, लिबरेटेड है, इनलाइटेंड है, और जो है ना वो उसको उसके हकूक पूरे के पूरे मिल रहे हैं। ठीक है, रादर वी सी द रिवर्स ऑफ इट, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस। तो इम्पैक्ट रिसाला है जो लंदन से निकलता है, ये उसके अंदर जो है वो एजेंडा और ये सारी जो कॉन्फ्रेंसिस की कहानी है ये उसमें शाया हुई है, वहीं से डॉक्टर इसरार ने इसको खुद पढ़ा है और मैं उनको कोट कर रही हूँ। तो इसका जो एजेंडा था उसमें ये था कि सबसे पहले तो ये कि जेंडर इक्वालिटी, मर्द और औरत को हर हिसाब से बराबर कर दें जी। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा मजाक ये है कि आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मर्द को भी कहें कि बच्चा वो भी पैदा करे। और फिर असल तो अगर जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि औरत बच्चा पैदा करती है, मर्द बाहर कमाता है। दीज आर टू बेसिक, आप कह लें जो बहुत बेसिक लेवल पे अगर हम ओवर सिंप्लीफाई करके बात करते हैं तो ठीक है कि मेंटेन करने की जिम्मेदारी मर्द की है, और फैमिली को जो है ना वो लुक आफ्टर करने की जिम्मेदारी जो है वो औरत की हो गई। लेकिन जब आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, औरत को तो कहते हैं कि वो घर से निकल के बाहर काम करे और पैसे कमाए, तो वो उसको इक्वल राइट्स मिल जाएंगे, वो मर्द के बराबर आ जाएगी। फिर मर्द के साथ ज्यादती क्यों है आखिर? जब आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो मर्द के लिए भी तो कुछ करे ना, फिर आधे बच्चे मर्द पैदा करे, आधे बच्चे औरत पैदा करे। ठीक है भाई, औरत जो है वो क्यों सारे का सारा स्ट्रेन ले? असल तो जो अगर आपने जेंडर इक्वालिटी की बात करनी है तो फिर तो इसी तरह जेंडर इक्वालिटी आ सकती है। फिर ठीक है, डज मेक सेंस, एक दफा एक बच्चा जो है वो औरत पैदा कर ले, अगली दफा जो है वो मर्द पैदा कर ले, बारी बारी दोनों जॉब कर ले, तो हम कहें कि हाँ वाकई भाई ये जो जेंडर इक्वालिटी का की दज्जालियत और डिसेप्शन इन्होंने हमें दिखाई है ना भाई, वाकई ये तो बिल्कुल ठीक से इम्प्लीमेंट, बिल्कुल सही अपने इन इन इट्स ट्रू सेंस जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो गई है। तो बहरहाल जी जेंडर इक्वालिटी होगी। लेजिस्लेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस, ठीक है जी, ये उस वक्त का एजेंडा था जो 2000 में बीजिंग प्लस कॉन्फ्रेंस हुई है। आज हम 2022 में बैठे हुए हैं, मेरी और आपकी आंखों के आगे आगे क्या इस वक्त पूरी दुनिया में सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? इसका जवाब आप खुद जानते हैं। ये हमारे पास मेरा ख्याल है इससे बड़ा और कोई प्रूफ हो नहीं सकता कि हमें अभी भी अगर हम इस बात से मुंह मोड़ें कि लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो किस तरह से जो है उन्होंने एक कंट्रोल एजेंडास डेवलप किए हैं और उसके मुताबिक उन्होंने सारा काम किया है, और किस तरह हाउ दे आर सो सक्सेसफुल टुडे। ठीक है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? वो मुंह मोड़ेंगे, वो चाहते नहीं है कि उनके सामने हकाइक जो है उनको बयान किया जाए। फिर क्या है कि जी घर का काम करेगी औरत तो उसको तनख्वाह दी जाए, मैं किसी की नौकर तो नहीं हूँ। यानी वो घर जो एक औरत और मर्द को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है कि जहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए म्यूचुअल हार्मनी का, कि वहाँ से निकलने वाली नस्लें जो है वो खालिद बिन वलीद बने, वो अबू बकर बने, वो उमर बने, वो अली बने, वो उस्मान बने। तो वहाँ से जो है वो फिर क्या निकल रहे हैं? माइकल जैक्सन के दिल दादा, बॉलीवुड के दिल दादा, हॉलीवुड के दिल दादा, और रेपिस्ट्स, और जो है वो ये सपोर्टर्स ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस। तो ये वो हाउस होल्ड का नक्शा जो है वो अचीव करना चाहते थे, जो पूरा का पूरा अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया में तो और यूरोपियन कंट्रीज में तो हो चुका है, लेकिन ये कि स्टिल अभी तक थोड़ा बहुत जो है वो कल्चर की वजह से आप कह लें, थोड़ा सा जो है वो एशिया में अभी भी प्रिजर्व है, नॉट नॉट बिकॉज ऑफ द दीन, कल्चर कल्चर की वजह से है कि लोग क्या कहेंगे कि तलाक ले लिए, इसलिए जो है वो हमारी तलाक रेशो कम है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं कि अगर औरत जो है वो बारे हमल उठाएगी और जो है वो लेबर पेन से गुजरेगी, बच्चे को जो है वो उसकी पैदाइश के अमल से गुजरेगी, तो उसके लिए भी उसे तनख्वाह दी जाएगी। फिर ये कि अगर औरत का दिल नहीं करता और उसका शौहर जो है वो उसको अपनी ज़रूरत के लिए बुलाता है, और जो है वो अगर उसको इंसिस्ट करता है और मतलब शौहर का दिल औरत का दिल नहीं करता और शौहर अपनी ज़रूरत पूरी करता है, तो ये मैरिटल रेप में आ जाएगा। यानी कि नई से नई कैटेगरी बनाए चले जाते हैं उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने के लिए, और औरत को जो है वो क्या दे रहे हैं? एक फॉल्स सेंस ऑफ लिबरेशन। फिर ये कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो इसे एक पेशे के तौर पर लिया जाए भाई। ये जैसे मर्द है वो अपनी जिस्मानी ताकत लगाकर बाहर जाता है, कोई ना कोई पेशा अपनाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है, और वो उसके लिए उसके बदले तनख्वाह लेकर आता है। इसी तरह औरत भी अपने जिस्म को इस्तेमाल कर रही है और वो उससे जो है वो फायदा पहुंचा रही है सोसाइटी में। तो इसको जो है वो एक ऑनरेबल, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन जो है उसके तौर पर लिया जाए। इज इट नॉट व्हाट्स हैपनिंग टुडे? ये सब कुछ इंप्लीमेंट हो चुका हुआ है। वुमेन 2000 के जो प्लान्स हैं वो पूरे हो गए हैं। अब तो मेरे ख्याल है हमें विजन 2030 और विजन 2050 की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि 2050 इज अ कट ऑफ लाइन फॉर द हिजबुल शैतान कि बस अब हमारा दज्जाल आ जाना है। अगर नहीं तो हम जो है वो मस्जिद अक्सा को फिर ब्लास्ट करेंगे, ताकि जो है वो उसके बाद फिर जो हो सो हो। तो इक्वल राइट्स ऑफ डिवोर्स और इनहेरिटेंस जो है वो खवातीन को दिए जाएंगे।
चूँकि बहरहाल बाकी के टॉपिक्स हमारा इस वक़्त जो है वो मौज़ूए बहस नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वुमेन 2000 में जो एज के एजेंडा में जो लेजिस्लेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेज़ था, वो डिस्कस हुआ ख़ास तौर पे मुस्लिम दुनिया के लिए, ठीक है? तो ये हम तब की बात कर रहे हैं 2000 के टाइम पे जब यूरोपियन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी सेम सेक्स मैरिजेज़ लीगलाइज़ हो गई थी। आगे चल के हम देखेंगे कि ब्रॉडली थोड़ा सा देख लेंगे कि कौन सी जगह पर कब जो है वो ये लीगलाइज हुई हैं। फिर हम चलते हैं कि ये दुनिया यहाँ तक पहुंची कैसे है। इट इज़ सच अ माइनॉरिटी। ये अभी भी अगर आप देखें ना तो बहुत माइनॉरिटी ऑफ पीपल है जो अभी भी जो है वो ये जो आप कह रहे हैं जिसे कि होमोसेक्सुअलिटी में इंडल्ज हैं, ये एलजीबीटीक्यू की मेंटेलिटी रखते हैं और उसके अंदर उसके साथ किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त इसका पुश देखें, अगर आप इसका थ्रस्ट देखें, अगर आप इसको इस फितने का ब्लो देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इट इज़ लाइक अ ग्लोबल मूवमेंट एट द मोमेंट। और अगर आप ये देखें कि जो कुछ इस वक्त मीडिया सरतोड़ कोशिशें कर रहा है, किस तरह जो है वो गवर्नर्स को और हेड ऑफ द स्टेट्स को जो है वो ब्राइब भी किया जा रहा है, कहीं पे फोर्स किया जा रहा है, कहीं पे थ्रेट किया जा रहा है कि आप सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करें जहां नहीं हुई है, जो रह गए हैं अभी भी। फिर किस तरह जो है वो स्कूल्स में ये करिकुलम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर ये लॉबी जो जोर दे रही है। इसका क्या मतलब है कि एक माइनॉरिटी ऑफ जो ईवल है उसकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हिजबुल शैतान जो है वो हर जगह पर इन्फ्लुएंस कर रही है, हर जगह पर इन्फ्लुएंस कर रही है। और जाहिर सी बात है कि हिजबुल शैतान का कोई कंट्रोल है तो इन्फ्लुएंस कर सकती है ना। अगर मैं उठ के आज को जो है वो कोई इस्लामिक पर्सपेक्टिव पूरी दुनिया में राइज करना भी चाहूँ तो मुझे कहाँ से इतनी फंडिंग आएगी जो मैं पूरे इतने ग्लोबल लेवल पर माइंड प्रोग्रामिंग के सारे मीडियाज यूज करूं और मैं लोगों तक जो है वो दिन रात उस कंटेंट की बम्बार्डमेंट करूं, तो मुझे कौन इतनी फंडिंग करेगा। जाहिर सी बात है कि हिजबुल शैतान जिसके पास सारे का सारा पैसा है, वो सारे का सारा पैसा ही जो है वो इन मकासद को जो है वो दुनिया तक पहुंचाने में इन्वेस्ट करती है। उसके पैसे के ऊपर कंट्रोल करने का मकसद ही ये था। अब देखते हैं कि ये जो दुनिया आज यहाँ तक पहुंची है, और दिस वॉज अ वेरी रैपिड चेंज इन द लास्ट 10 to 20 years। अमेरिका में भी अगर आप देखें तो अब से 20 साल पहले तक भी इन चीज़ों को एक आप ठीक है कि ये नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई थी, बट स्टिल देयर वाज अ ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन जिन जो इसको बहुत बुरा समझती थी। ये कैसे हुआ है कि पिछले 5 सालों के अंदर अंदर जो है वो, अब अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन भी करें कि हाउ इज इट पॉसिबल, तो आपको होमोफोबिक डिक्लेयर कर दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि ये तो हेट स्पीच है, और आपको ये कहा जाता है कि आप तो इनटॉलरेंट हैं, और आपको ये कहा जाता है कि आप जो है वो आप तो आपका आपके आप में तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी। तो ये कैसे हुआ है कि ये इतना ज़्यादा जो माइंड प्रोग्रामिंग का काम इतना इफेक्टिव हुआ है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिटरेचर पर चलते हैं। ये जो है एक कॉमिक बुक सीरीज थी, इसमें भी हम यानी लिटरेचर में भी हम ये देखते हैं कि पिछले 20-30 सालों में जो है वो एक सिग्निफिकेंट जो है वो अमाउंट ऑफ एलजीबीटीक्यू रिलेटेड मटेरियल जो है वो शाया किया गया है, पब्लिश हुआ है। लंबर जेन्स जो है ये एक कॉमिक सीरीज थी, बेस्ट सेलिंग सीरीज में से एक थी। तो इसमें जो है वो हम ये देखते हैं कि जो नेवेजो, जो मैंने यहाँ पर नाम लिखा भी हुआ है, नेवेजो जो है वो इसका लीड करेक्टर है। और इसमें दिखाया गया है कि ये फैमिली है जो कि दो गे यानी कि दो फादर पर मुश्तमिल है, ठीक है, यानी गे फैमिली है। तो इसमें जो उनका जो बच्चा है आगे से वो भी एक ट्रांस वुमेन बन गया है। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये किताब किसकी है? ये बच्चों की किताब है, ठीक है। और ये पूरे पास डेकेड में जो है ये एक बेस्ट सेलिंग कॉमिक बुक रही है। तो ये जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वो प्रिंट मीडिया इसके बारे में, फिर जो है वो 2010 तक जो है वो 10 बुक्स ऐसी थी जिन जो मेन स्ट्रीम पब्लिशर्स ने पब्लिश की, और उनके अंदर एलजीबीटीक्यू रिलेटेड करेक्टर्स थे। और 2016 तक यानी 6 साल के अंदर अंदर ही इनकी तादाद जो है वो 80 बुक्स तक पहुंच गई। यानी ये जो है वो 18 फोल्ड जो है वो, सॉरी 8 फोल्ड जो है ये बढ़ गई। इतने से सॉरी 18.6% ऑफ द टोटल, ठीक है, ऑफ द टोटल जो मटेरियल छाया हो रहा है ना, ये उसके हिसाब से बात हो रही है। फिर हम ये देखते हैं कि एनुअल रेनबो बुक लिस्ट है, जो कि जितनी भी एलजीबीटीक्यू रिलेटेड किताबें या अखबारात या रिसाले शाया होती हैं उनकी उनकी वो देता, उनका इंडेक्स शाया करता है। और ये सारे मटेरियल को कवर करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्फेंट्स
टिल 18 ईयर ओल्ड। यानी दुनिया में आज इन्फेंट्स के लिए भी जो है वो इस तरह की स्टोरी बुक्स आ रही हैं, जिसके अंदर यूके से एक स्टोरी बुक के बारे में बात हुई थी, माई चाचा इज गे, एंड दैट वाज फॉर द किड्स। इन्फेंट्स के लिए तो नहीं थी, लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए वो थी। और काफ़ी ये खबर उन दिनों चलती रही है, मुझे अब याद नहीं है कब, अब से शायद 3-4 साल पहले की बात है गालिबन। और उस वक्त जो है ये छोटे बच्चे जो थे, लाइक आप कह लें कि 5 ईयर तक, 7 ईयर तक, इतने बच्चों के लिए मतलब वो मटेरियल छापा गया है। और अब ये हालात हैं कि इन्फेंट से लेकर जैसे ही पैदा हुए हैं, तो जैसे हम अपने बच्चों के हाथों में कभी कोई ना कोई बुक्स देते हैं ना, कभी उन्हें अल्फ़ाबेट लेटर्स दे दिए, कभी उन्हें कोई फ्रूट की बुक दे दी कि उनसे बच्चे फ्रूट के नाम सीखते हैं, तो उसी से ही, उसी एज से ही जो है वो अब ये मटेरियल शाया किया जा रहा है, ताकि शुरू होते से ही जो है वो बच्चों को इसके साथ मुतारिफ करवाया जाए, ताकि ये जो डीसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस है ये हमारा और भी इफेक्टिव हो सके। फिर ये कि अमेरिका की और वेस्टर्न कंट्रीज की जो लाइब्रेरीज हैं, उन्होंने ड्रैग क्वीन स्टोरी आवर स्टार्ट किया है, जिसमें क्या होता है कि एक जो है वो हंकी डोरी किस्म का बंदा, यानी जो आप जिसे फ्लैम्बॉयंटली ड्रेस नहीं कहते, कि बंदा जो हिप हॉप हिप्पी के गेटअप में जो है वो आता है, और वो बच्चों को जैसे बच्चों को तो बड़े अच्छे लगते हैं ना फ्रूटी कलर्स, तो वो जो मेल साहब हैं वो आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ड्रेसअप होते हैं लाइक कैंडी फीमेल, इस तरह आप कह सकते हैं, ठीक है, कैंडी फीमेल के तौर पे ड्रेसअप होके। और यानी बच्चों को शुरू से ही कि दिस इज़ वेरी क्यूट, दिस इज़ वेरी इनोसेंट, दिस इज़ वेरी लवेबल, दिस इज़ वेरी फन स्टफ, तो उनके दिमागों में शुरू से ही जो है वो ये चीज़ डाल दी जाए। तो मतलब अगर हम वेस्ट में भी देखते हैं, तो ये जो एक ट्रेंड है ना, वो हम ये देखते हैं कि ज़्यादा 2010, यानी वही बात जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पिछले 15-20 सालों में जो है वो इसका बहुत बूम आया है। फिर हम बात करते हैं मीडिया की। मीडिया के बारे में जो है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लगाई हुई है। ग्लैड जो है ये एक एसोसिएशन है, जो कि एक प्री डोमिनेंट LGBTQ एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी, तो इसने जो है वो अपना एक सर्वे किया है कि 2019 से 2022 के दरमियान 118 मूवीज थी जिनके अंदर LGBTQ करेक्टर्स दिखाए गए, और ये टोटल मूवीज का 18.6% बनता है। ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं आपके दिलचस्पी के लिए जो है वो आपको ये बताऊं कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मूवी मिल्क, ये देखिए बहन ने इसका यहाँ पर डाला हुआ, ये 2008 की मूवी है, जिसने 2 अकेडमी अवार्ड भी जीते थे। ये सारी की सारी ये जो गेइज्म है ना, उसकी स्ट्रगल के ऊपर ये मूवी बनाई गई थी। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इस तरह की मूवीज जो हैं उनको फटाफट अकेडमी अवार्ड भी दिए जाते हैं। बल्कि ये हमारी जॉयलैंड है, ये ये अभी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा, यानी कि अब तो इल्ला माशाल्लाह हमारा पाकिस्तानी जो डायरेक्टर है, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, वो भी इस फील्ड में किसी से पीछे नहीं है। और जो आइलैंड को भी, फॉर योर सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, जो ग्लैड है उसने चूज किया है टू बी नॉमिनेटेड फॉर द अकेडमी अवार्ड्स ऑफ दिस ईयर। पता नहीं पिछले साल या इस साल के, क्योंकि साल चेंज हो गया ना, तो ये भी कोई 1-1.5 महीना पहले की बातें थी, नवंबर की बातें थी। तो ये अकेडमी अवार्ड के लिए उन्होंने इसको सेलेक्ट किया, लेकिन द प्रॉब्लम वॉज कि अकेडमी अवार्ड को जीतने का क्राइटेरिया ये है कि उस मुल्क में, जिस मुल्क में वो मूवी बनाई गई है, वहाँ की ऑडियंस, वहाँ की जो ऑडियंस है ना, उनको ये मूवी एटलीस्ट उन तक जो है ये 2 हफ्ते का जो है ना, यानी वहाँ के सिनेमा में ये चलनी चाहिए, और वहाँ से हमें ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी पता चले। तो इसलिए जो है वो, यानी ये एक उनका क्राइटेरिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो हुकूमतों पे बिल्ड किया गया, यानी सूबाई हुकूमतों पे, कि इस मूवी को जो है वो हर सूबे में इसको सैनिटाइज करने की जो है वो इजाज़त दी जाए। और शुरू में शायद आप लोगों को याद हो कि शहबाज शरीफ ने पहले मना कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा जब उसकी इजाज़त दे दी गई, पंजाब से भी, सिंध से भी, बाकी सूबों से भी ये जो है वो सिनेमा में चली है ये मूवी जॉयलैंड, जो कि जो है वो ये इसी बिल्कुल सेम सेक्स मैरिज के टॉपिक पर है। फिर जो है वो हम ये देखते हैं कि इनसाइडर जो है ये एक न्यूज़पेपर है जर्मनी का, जिसने ये बताया है कि 1983 से 1983 से अगर हम देखते हैं बच्चों के कार्टून को, अगर हम एनालाइज करते हैं या हम उनका एनालिसिस करें, तो 250 से ज़्यादा करेक्टर जो हैं वो LGBTQ के थे। ये 1983 से है, लेकिन उसमें भी वो ये कहते हैं कि शुरू में कम है, और वही बात है कि पिछले 10 साल में वो ज़्यादा मतलब है, यानी इससे पीछे कम थी उनकी कंसंट्रेशन प्रोग्राम्स में, और पिछले 10 साल में ज़्यादा है। फिर ये कि 2010 से लेके 2020 तक, और इसमें भी ख़ास तौर पे जो आखिरी 5 साल हैं 2015 से 2020 तक, क्वियर करेक्टर्स जो हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन हुई है मीडिया पे। और
क्यूअर जो है इट इज वन ऑफ द कैटेगरी। एलजीबीटी क्यू में जो क्यू है इट स्टैंड्स फॉर क्यूअर। अब क्यूअर क्यूअर ओहो चले जो भी। तो अब इसकी जो है वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे भी कि एलजीबीटी क्यू इन सारी डेफिनेशंस को भी थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, लेकिन फिलहाल आप अभी इसको इतना जान लें। अच्छा, और ये जो सारा बूम हुआ है इसमें यहीं पर मैंने आपके लिए ये डाल दिया, ये जो है ये ओबरफेल डिसीजन 2015 में। ओबरफेल डिसीजन इज द लॉ pertinent to legalization of same sex marriage इन यूएसए। ठीक है, ये यूएसए में जब सेम सेक्स मैरिजेस का जो लॉ है उसका नाम है ओबरफेल डिसीजन, और ये 2015 में वहां पर अप्रूव हुआ है। तो उसके साथ से ही जो है वो एक्चुअली इसका रिलेशन ये बताया गया है कि जैसे ही वो लॉ अप्रूव हुआ है तो देयर वाज अ बूम कि जो एलजीबीटी क्यू रिलेटेड करेक्टर्स हैं उनकी मीडिया में प्रोजेक्शन जो थी उसका जो है वो, क्योंकि जाहिर सी बात है एक चीज लीगलाइज हो गई ना, तो मीडिया वाले भी उसे बनाएंगे और प्रिंट मीडिया वाले भी और ऑर्गेनाइजेशंस भी और कॉर्पोरेशंस भी और एडवर्टीजमेंट भी। तो अब तो सबको, अब तो किसी को ये डर नहीं ना रहा, यानी उनको इखलाकियात का प्रॉब्लम तो पहले भी नहीं था। उन्हें प्रॉब्लम ये था कि अगर हमने कोई ना कोई इलीगल चीज शाया कर दी तो हमें जुर्माना भरना पड़ेगा। बट वंस इट इज लीगलाइज तो अब तो ठीक है, बस अब तो फिर वो बल्ले बल्ले वाली बात है। तो इसी से हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया यूरोपियन कंट्रीज 2001 में, ये मैं आपके लिए बड़ा कर देती हूँ, 2001 में जो है वो नेदरलैंड में पास हो चुका था सेम सेक्स मैरिज का बिल। यानी सबसे पहले वही बात है यूरोप, ये आप याद रखिएगा, हर फितना जो है ना वो शुरू वहीं से होना है, यूरोप से। क्योंकि हम पढ़कर आए हैं ना अपनी दजालियत की हिस्ट्री में कि दजालियत की बुनियादें, उसकी इमारत कहाँ पर बनाई गई है सबसे पहले, उधर यूरोप में। वहां पर रिनाइसेंस आया, वहां से सेक्युलरिज्म ने जन्म लिया, वहां से ये फिर सेक्युलरिज्म आगे और वहीं पर एक्चुअली पहले तो शिर्क चला गया ना। सबसे पहले तो पॉल गया ना, जब उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा और वो ट्रिनिटी और वो सारा जो भी वो करप्शन थी अकीदे की वो सारी इंट्रोड्यूस करवाई। तो यूरोप ही हमेशा आप देखेंगे, आगे भी पीछे भी हम देख कर रहे हैं और आगे भी आप देखेंगे कि ये घड़ रहेगा हिजबुल शैतान का। तो 2013 में कि काफ़ी यानी टाइम के बाद, तकरीबन 12 साल बाद कनाडा में जो है वो ये अप्रूव हुआ है बिल। 2017 के दिसंबर में जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और पाकिस्तान इज सो एडवांस, वी कैन प्राउडफुली से कि हम जो है वो होमोफोबिक नहीं हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से एक साल के बाद 2018 में नवंबर में पाकिस्तान में ये बिल पास करवा लिया था। और मजे की बात यह है कि जिस दिन ये बिल सेनेट से पास हुआ है वो दिन था जिस दिन सेनेट के पुराने अरकान यानी ड्यूटी चेंज हो रही थी, सेनेट के जो मेंबर्स हैं उनकी। और वो दिन होता है जिस दिन कोई बिल ना पेश किया जाता है ना पास किया जाता है, क्योंकि भी पिछले मेंबर्स जो है वो जा रहे होते हैं, नए आ रहे होते हैं, तो उसमें वो वोटिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जनाब हिजबुल शैतान जो एक्टिव है ना हमारी, जो यानी जिसका उसका वो विंग जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, उन्होंने वही दिन चूज किया ताकि जो है वो फटाफट हम उसको जो है वो मैनिपुलेट करवा के जो है वो पास करवा लें। और अवाम को तो पता ही नहीं चला, और अगर अवाम को पता भी चला तो उन्हें ये कहा गया कि ये तो ख्वाजा सराओं की हकूक का बिल है। सच अ जोक। और हमें तो ये भी नहीं पता कि ख्वाजा सरा भी एक्चुअली दे आर अ काइंड ऑफ लाइक होमोसेक्सुअल पीपल, दे आर नॉट द बॉर्न इंटरसेक्स पीपल। यही तो सबसे ज्यादा मसला हुआ है कि ये सारी डेफिनेशंस में इन्होंने कंफ्यूजन करके एक ऐसी अम्ब्रेला टर्म कॉइन कर दी है कि रहती दुनिया तक जो आगे नस्लें आनी है ना, आप यकीन करें वो तो बेचारियां जो है वो, उनको तो डेफिनेशन ऑफ मैन और वुमेन याद करनी पड़ेगी। ये आयरनी का लेवल आप चेक करें। बाकायदा ये अमेरिकन टीवी शोज के ऊपर तो इंटरव्यू में बाकायदा ये सवाल अब हो रहा होता है, ओके हाउ डू यू डिफाइन अ वुमन। एंड मैंने अपनी आंखों से, मैं इंशाल्लाह वो पिक्चर डालूंगी, मुझे ना याद रहा, आप में से कोई मुझे याद करवाए जब हम आगे बढ़ेंगे बाद में, तो मैं आपको वो डाल के दिखाऊंगी। आई थिंक इट वाज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सॉरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थी या कैम्ब्रिज डिक्शनरी थी, उसकी उसमें डेफिनेशन उन्होंने चेंज कर दिया वुमेन की, उसके अंदर उन्होंने ट्रांस वुमन ऐड कर दिया है। एंड आई वाज लाइक कि अब जो बच्चे हमारे कैम्ब्रिज का सिलेबस पढ़ेंगे, ए और ओ लेवल का सिलेबस पढ़ेंगे, वो कल को माँ बाप के साथ खड़े हो गए, ये कहेंगे आप कैसी बात कर रहे हैं, वुमेन सिर्फ ये थोड़ा जो इस तरह से बॉर्न हो जाती है वुमेन जेनिटेलिया के साथ, वुमेन वो भी है जो एक मेल बॉर्न हुआ है, लेकिन वो कहता है आई एम फीलिंग लाइक अ वुमेन। सी दिस इज रिटन इन आवर सिलेबस, सी दिस इज रिटन इन द डिक्शनरी। मॉम व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर जस्ट आउटडेटेड, आप बहुत पुराने जमाने के लोग हैं। दैट्स द हैवक दे आर प्लेइंग। सारी की सारी डेफिनेशंस निकाल रहे हैं 2003 से पहले पहले। अमेरिका का जो मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया है उसके अंदर जेंडर डिस्फोरिया के नाम से ये एक बीमारी के तौर पे रजिस्टर थी ये चीज, दैट आई एम फीलिंग लाइक अ मेल और आई एम फीलिंग लाइक अ फीमेल। इफ यू फील लाइक दैट तो ये एक बीमारी के तौर पे लिया जाता था, इसका इलाज करवाया जाता था। लेकिन अब कूल और डेंडी और ट्रेंडी और मॉडर्न ट्रेंड क्या है कि जी नहीं,
उसमें से निकाल दिया गया। सबसे पहली बात तो ये कि हिजबुल शैतान ने एजेंडा प्ले किया, उसमें से निकलवाया। यानी अगर आज अब जो डॉक्टर बनेगा वो अमेरिका में, वो अगर उसका इंसाइक्लोपीडिया कंसल्ट करेगा और उसको कोई पुराने जमाने का डॉक्टर आके कहते हैं कि ये जो मरीज तुम देख रहे हो उसको जेंडर डिस्फोरिया है, तो वो कहेगा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, देयर इज नो डिजीज लाइक जेंडर डिस्फोरिया गिवन इन दिस इंसाइक्लोपीडिया। ये इसका मेरे पास सबसे अपडेटेड वर्जन है। आप पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, अब तो ये शामिल ही नहीं है बीमारी में। ठीक है, यानी ये बिल्कुल वही बात होगी कि दिल का मरीज आपके पास आए तो आप उसे कहें देखिए आपको कोई दिल की बीमारी नहीं है, अगर आपको दिल की बीमारी लग रही है बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, आप इसी को महसूस करें, आप इसी में रहें। बल्कि अगर कोई आपको कहता है कि आप दिल का मरीज है तो ये बहुत ऑफेंसिव होगा, ये बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल होगा। इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट कि हिजबुल शैतान ने अपने एजेंडा को रोल आउट करने के लिए एक अच्छी भली एक मेंटल और साइकोलॉजिकल डिजीज को पकड़ के उसमें से निकलवा दिया। और ऊपर से ये कि कोई इसके बारे में आपको कोई कहे ना कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो दे आर होमोफोबिक। बाकायदा लॉ बन चुके हैं इन दिस कंट्री वेयर आई एम सिटिंग एंड टॉकिंग टू यू फ्रॉम। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉ बन चुका है, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है या नहीं जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। ये लॉ बन चुका है कि अगर अब कोई बच्चा घर आकर अपने माँ बाप को ये कहता है कि एक एक लड़का आकर ये कहता है कि नहीं माँ मेरी ओरिएंटेशन स्ट्रेट नहीं है, और वो बेचारी कंसर्न होती है या वो उसको कुछ समझाने की कोशिश करती है या वो उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती है, तो उस माँ और बाप को जो है वो होमोफोबिक होने के जुर्म में 10 साल कैद तो होगी ही होगी। और पता नहीं कितना था, 4-5 हज़ार डॉलर था या प्रोबेबली $10,000 जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और अगर वो जो साइकेट्रिस्ट है आगे से वो अगर कहीं ये कह देना गलती से कि हाँ जी वाकई आपको कोई प्रॉब्लम है और मैं इसको देखता और मैं ठीक करता हूँ, तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। डॉक्टर्स को बाकायदा थ्रेटन किया जाता है कि अगर आपने इसे एज अ डिजीज रजिस्टर कर दिया तो आपके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। ये जो है वो एक बता रहे थे, यूथ क्लब के ही हैं, ताहा भाई हैं, वो बता रहे थे कि उनके पास केस आया है बाकायदा पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान के साइकेट्रिस्ट का ये हाल हो चुका है कि उनके पास केसेस आते हैं। यानी एक फैमिली गई और वो बच्ची कहने लगी कि मेरा भाई जो है ना उसके साथ इस तरह से प्रॉब्लम हो गया कि वो कहता है कि आई एम फीलिंग लाइक अ फीमेल। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो ठीक कह रहा है, लेट हिम फील लाइक दैट, दिस इज जस्ट नॉर्मल। और ये कि हम इसको आगे इससे प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग नाउ। फिर हम देखते हैं सेसम स्ट्रीट के वो कार्टून जो हम बचपन से देखते आए हैं, उनको भी उन्होंने अब पकड़ के इस तरफ को ले गए हैं। ये स्पॉन्ज बॉब भी एक बड़े फेमस कार्टून है बच्चों के, तो ये इसमें अगर आप देखें तो उसका अंडरवेयर जो है, और इसके मजीद एक तो अगर आप स्पॉन्ज बॉब खोल के गूगल पर जाकर आप अगर इसके देखते हैं ना इमेजेस में, तो आप ये देखिए कि उसने ये जो नीचे पहनी हुई है ये उस बेसिकली शर्ट है। ठीक है, तो और इसके वो उसका जो अंडरवेयर है उसका डिजाइन भी बिल्कुल ऐसे दिखाया हुआ है कि ये वो यूनिसेक्स अंडरवेयर है। वो मजीद अगर आप इमेजेस जाकर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं। तो ये था जो मीडिया का रोल, जो है वो जो मीडिया रोल प्ले कर रहा है। फिर जो है वो हम स्कूल्स की तरफ आते हैं। स्कूल्स में जो है ना ये अगर ये जो मैंने आपके सामने स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, कैलिफोर्निया, कोलोराडो एंड सो ऑन, ये वो सारी स्टेट्स हैं अमेरिका की जहाँ पर ये जो LGBTQ रिलेटेड जो सिलेबस है वो एलिमेंट्री स्कूल्स में एट सम लेवल, ठीक है, वो डिफर करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जो है वो कंपलसरी हो चुका है। इट्स ऑलरेडी द पार्ट ऑफ द करिकुलम। ठीक है, ये वाली स्टेट्स में जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, और इसके अलावा जो स्टेट्स हैं वो भी जो है वो इंक्लूसिव करिकुलम की बातें कर रही हैं, और वो भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको रोल आउट करने की तरफ मजीद जो है वो आप कह रहे हैं जिसे वो स्लो पॉइजनिंग और वो सब जो माइंड प्रोग्रामिंग है वो चल रही है। किसी का कोई मैसेज है क्या चैट में? अच्छा, फिर जो है वो हम देखते हैं कि सोगी सोगी इज व्हाट, सोगी इज द सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी एजुकेशन इन कनाडा। ठीक है जी, ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिवोटेड है कि ये जो है वो किस तरह से LGBTQ एजुकेशन को कैनेडियन स्कूल्स के अंदर एडवांस कर सकती है। फिर जो है वो हम ये देखते हैं कि गवर्नर ऑफ फ्लोरिडा जो है उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बच्चों को एक्सपोज नहीं करना इस मटेरियल से। और वो मटेरियल था जो, यानी वो जो भी LGBTQ रिलेटेड मटेरियल था वो डिज्नी ने डिज़ाइन किया हुआ था एक्चुअली। यानी कि उन्होंने डिज्नी ने जो है वो कोई बच्चों के लिए कुछ मूवीज़ बनाई हुई थी या कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स थे जो कि बच्चों को एज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन टूवर्ड्स LGBTQ जो है वो उनको करने के लिए जो है वो दिखाई जाती हैं। लेकिन गवर्नर ऑफ फ्लोरिडा ने जो है वो उसको अपोज किया, जिसकी वजह से जो है वो गवर्नर ऑफ फ्लोरिडा को जो है वो जनाब लीगल चार्ज फेस करना पड़ा। इसी से आप देख लें कि डिज्नी इज सच अ पावरफुल लॉबी।
और ये आपको पहले भी पता है कि डिज्नी को कौन ओन करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर जो है, ये जो ब्लड लाइन्स इल्यूमिनाटी की, वो ओन करती हैं मीडियाज को। फिर हेयर्स एंड हाइनास, ये एक बुक शॉप है ऑस्ट्रेलिया में, मेरे प्यारे विक्टोरिया में। यहाँ पर ये एक क्वियर बुक शॉप है जो कि ग्रेड अप्रोप्रिएट स्कूल करिकुलम और रिसोर्सेज को डिज़ाइन करती है और एडवाइस भी करती है। यानी अभी एज सच ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इट 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 हैजंट बिकम द पार्ट ऑफ द करिकुलम एज सच, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अगले 1-2 साल में जो है ये करिकुलम का पार्ट बन जाएगा। लेकिन ये कि जब तक नहीं बनता तब तक जो है वो ये कि स्कूल्स की लाइब्रेरी में यहाँ से जो है वो कौन कौन सी बुक्स जो है वो मतलब कौन सी बुक जो है वो एज अप्रोप्रिएट होगी कौन से ग्रेड के लिए, इस चीज़ के लिए जो एक पूरी यहाँ पर बुक शॉप है वो स्कूल्स को एडवाइस करती है और उनको करिकुलम भेजती है डिज़ाइन करके। फिर विक्टोरिया में 2010 में सेफ स्कूल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। आप गूगल पे जाकर इसके हवाले से देख सकते हैं, मैंने अब से कोई 5-6 साल पहले वो वीडियो भी देखी थी जिसमें एक माँ ने, जो कि न्यू साउथ वेल्स से, उसने वो वीडियो अपलोड की थी और उसने जो है वो ये बताया था कि किस तरह मेरी बच्ची जो है वो बहुत डिस्ट्रेस थी कुछ दिनों से, और वो अजीबोगरीब किस्म के, बल्कि मेरा बेटा जो था वो भी, और उसने आकर मुझसे ये पूछा कि माँ मैं कैसे मतलब वो बहुत ज़्यादा वो ऑकवर्ड फील कर रहा था। तो फिर मुझे पता चला कि उनको जो है वो मेल और फीमेल जेनिटल पार्ट जो है वो ड्रॉ करने के लिए दिए गए थे, और वो मेरा ख्याल है 11 साल का बच्चा था, और उनको प्लस जो है वो उनको ब्रेस्ट बाइंडिंग टेक्निक्स और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन टेक्निक्स उनको बताई गई। तो ये सारा जो सेफ स्कूल प्रोग्राम के नाम पर जो है वो जो है वो ये रन किया गया, ये विक्टोरिया से स्टार्ट हुआ था और ये ऑस्ट्रेलिया की बाकी की स्टेट्स में भी जो है वो इसको रोल आउट किया गया था। लेकिन जब जैसे ही पेरेंट्स को पता चलना शुरू हुआ, बात मंजर यहाँ पे आना शुरू हुई, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी वजह से जो है वो 2017 दिसंबर में इसको डिसॉल्व कर दिया गया था बाकी की स्टेट्स से। विक्टोरिया में अभी भी जो है वो किसी हद तक सेफ स्कूल प्रोग्राम जो है वो प्रैक्टिस हो रहा है। प्लस यहाँ के स्कूल्स में ये भी रूल बन चुका है कि हर क्लास में एक ना एक जो है वो LGBTQ ओरिएंटेड टीचर होगा। कुछ स्कूल्स में, 1-2 स्कूल्स में ये चीज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। प्लस पब्लिक स्कूलिंग में जो है वो ये एजेंडा भी डिस्कस हो रहा है कि किस तरह से जो है वो हम सेक्स न्यूट्रल टॉयलेट्स जो है वो बनाए जाएं, यूनिसेक्स टॉयलेट्स बनाए जाएं, ताकि बच्चों के जहन से शुरू से ही इस बात का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए कि देयर इज एनी सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। सो दैट्स हाउ दैट लॉबी इज वर्किंग। और अभी तो और भी बहुत कुछ आने वाला है। आगे चलते हैं, अब ये देखते हैं कि इस वक्त जो है वो ग्लोबल अफेयर जो है वो क्या चल रहा है। ग्लोबल लेवल पे इस वक्त जो है वो मुसलमान ममालिक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मुसलमान ममालिक में से सबसे हमारा प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो तो खैर ये बिल पास कर चुका है 2018 में। अभी अरब कंट्रीज जो हैं वहाँ पर ये बिल पास नहीं हुआ। इसीलिए ये जो आप ये प्राइड मंथ वाली यहाँ पर जो मैंने पिक्चर लगाई है और आप इसे देख रहे हैं, ये US एम्बेसी की ट्वीट है जो कुवैत में उनका जो US एम्बेसी का ऑफिस है वहां से जारी हुई है, वहां से ये ट्वीट की गई है। क्यों? ताकि बिल्डअप किया जाए ना प्रेशर। तो वो ट्वीट क्या कह रही है कि ऑल ह्यूमन बींग्स शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एंड शुड बी एबल टू लिव विदाउट फियर नो मैटर हु दे आर और whom दे लव। यानी सबसे पहले जो है वो, हालांकि यहाँ पर ये भी लिखा रह सकता था कि नो मैटर विच रिलीजन दे आर फॉलोइंग, नहीं, लेकिन वो बात तो हम नहीं करेंगे ना। हम क्यों जो है वो रिलीजन की बिना पर जो वो इज्जत दें। और आप ये देखें कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर। जस्ट आप इनके जरा ये वर्ड्स चेक कीजिए कि ऑल ह्यूमन बींग्स शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। यानी दिस, इसे कहते हैं, इसे लिंग्विस्टिक की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं वेरी हेविली लोडेड लैंग्वेज। ठीक है, यानी ये कोई छोटा चार्ज नहीं दिया जा रहा। इसका ये मतलब है, अगर आप LGBTQ को मानते नहीं, उसके ऊपर सवाल उठाते हैं, क्यों ही पूछ लेते हैं, या इवन ये भी कह देते हैं कि आई डू नॉट एग्री विद दिस, तो इसका ये मतलब है कि आप इंसानों को रिस्पेक्ट ही नहीं देते और आपको इंसानों की डिग्निटी का कोई ख्याल ही नहीं है। आपको एक बिल्कुल एक डिसरिस्पेक्टफुल ह्यूमन बीइंग लेबल कर दिया गया, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस चार्ज। दिस इज अ वेरी सीरियस चार्ज। दैट्स व्हाट्स कॉल्ड, यानी अब अगर जो भी कोई एक कमजोर ईमान वाला मुसलमान है, जाहिर सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कोई यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट की बात ले लेते हैं जहाँ पर सब लोग जो हैं वो जनाब झंडे भी लहरा रहे हैं रेनबो वाले, और जून है, प्राइड मंथ है जनाब, और सब बच्चे लगे हुए हैं जो है वो ऐसी बातें करने कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई क्या बात है, इसमें कौन सी ऐसी बात है, दिस इज समथिंग टू बी प्राउड अबाउट एंड दिस एंड दैट। और ये कि हाँ भाई उनकी स्ट्रगल देखो, बेचारे कितने अरसे से स्ट्रगल करते आए, फिर कहीं आकर 2000 में इनकी मैरिजेस जो है वो लीगलाइज हुई हैं। तो ऐसे में जो है वो अगर एक
कोई स्टूडेंट ये चाहे कि वो जो बेचारा किसी प्रैक्टिसिंग घराने से आ रहा है, अगर वो कोशिश भी करे कि वो ईवल को ईवल कहे, तो उसे जो है वो क्या कह के शन ऑफ कर दिया जाएगा कि तुम जो हो वो डिसरिस्पेक्टफुल हो और तुम्हें कोई डिग्निटी का ख्याल नहीं है। यानी इतना सीरियस उसके ऊपर चार्ज दिया, यानी आप जो मर्जी हराम करें और आप उस हराम को अपने मीडिया पावर के जरिए से उसको खूबसूरत और प्रेजेंटेबल बनाकर पेश करें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उस हराम को अगर कोई हराम कह देता है, उस ईवल को कोई ईवल कह देता है, तो एक्चुअली ही इज द वन हु इज द कल्प्रिट। तो ये आप देखिए कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर। तो अब ये जो है वो इसमें एक ये टूल इन्होंने इसको बना लिया है डेमोनाइजेशन का और ऑपरेशन का। अब ये एपिक है हमारे पास, अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर कमेटी। ठीक है जी, तो अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर कमेटी जो है उसने एक ट्वीट किया, ड्यू टू सपोर्ट LGBTQ राइट्स, हमास डज नॉट, and Hamas discriminates against these, like lesbian, gay, bisexual and so on। यानी ये एक अब नया टूल बन गया है डेमोनाइज करने का। आप ये देखिए कि भाई उनकी आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस बेस पे चल रहा है कि आपने एक इलीगल स्टेट बना ली है फ़लस्तीन के अंदर, आपने वहाँ जीनोसाइड कर दी है, आपने इतना जुल्म किया, आज आपने फ़लस्तीन ख़त्म करके पूरा उसको इसराइल में कन्वर्ट कर दिया, वो सब भाड़ में गया। लेकिन चूंकि हमास, और हमास कौन सी जमात है, हमास वो है जो फ़लस्तीनियों की तरफ से मुजाहिदीन की जमात है। तो हमास जो है वो आप ये देखिए कि लोगों की हमदर्दी गेन करने का आप तरीका देखिए कि जी आप तो LGBTQ को सपोर्ट करते हैं ना, क्योंकि आप जो है वो आप तो बहुत रोशन ख्याल हैं, लेकिन हमास नहीं करती। अब होगा क्या कि हमास डेमोनाइज हो गई लोगों के जहन में, दैट्स हाउ दे मेक एन इमेज ना। तो हमास डेमोनाइज हो गई। अब हमास जितनी मर्जी बात करे कि इसराइल कौन से मजालिम के पहाड़ ढो रहा है, हर रोज आकर जो है वो कभी कितने जवानों को कत्ल कर जाता है, कभी बच्चों को मार दिया, वो सब एक तरफ चला जाएगा। पूरी अब ये जो सारा जो भी वेस्टर्नर इन्फ्लुएंस्ड मैसेज है ना, वो सारी ये कहेंगे जी हमास को नहीं सपोर्ट करना क्योंकि ये बहुत जालिम है। और मज़े की बात यह है कि ये जो खुद इसराइल है जो कि यहूदियत यहूदियत के नाम पर जो है ये सब करता फिरता है, इनसे कोई ये पूछे कि जूडिज्म में तो सोडोमी जो है ये या क्रॉस ड्रेसिंग जो है ये सब तो हराम है। इवन इन ऑल द अब्राहमिक रिलीजन ये चीज़ तो हराम है। तो आप जो है वो फिर क्यों LGBTQ को सपोर्ट कर रहे हैं? आपका तो अपना ही इसका मतलब है कि मौक़िफ़ के अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि आप जो है वो BTQ को अगर सपोर्ट कर रहे हैं एक तरफ, तो फिर आप अपनी यहूदियत के नाम पर रियासत नहीं कायम कर सकते। और अगर आपने अपनी यहूदियत के नाम पर रियासत कायम की हुई है और कायम भी उन्होंने अपने यहूदी मज़हब के नाम पर की है, तो फिर आप जो है वो LGBTQ को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बट दैट्स हाउ द हिज़्ब शैतान इज़ वेरी ट्रेंड इन प्लेइंग, और इसी तरह वो कर रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसका ये हाल है। फिर जो है वो इमाम अगर जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों के, ख़ास तौर पे जो जिनकी जो है वो एक फॉलोइंग डेवलप हो गई होती है, जिनको लोग अब फॉलो कर रहे होते हैं, मैसेज फॉलो कर रहे होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो जो है वो अगर कुछ भी कहेंगे इस एजेंडा के खिलाफ तो उनको होमोफोबिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उनकी उस स्पीच को जो है वो हेट स्पीच डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस तरह क्या होगा कि उनकी जो एंट्री है बाकायदा यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऐसे तमाम इमाम्स की या स्कॉलर्स की या क्लेरिक्स की एंट्री बैंड है जो कि LGBTQ को हराम कहते हैं। और आप ये देख लें कि इसी तरह जो है वो जो इन मौक़िफ़ के खिलाफ जाते हैं, सऊदीया का तो एक सीधा सा रूल है ना, वो तो जो MBA साहब हैं वो तो बंदा ही गायब कर देते हैं ना, डालो इनको तो जेल के अंदर डालो इन इमाम साहब को। हाउ डेयर ही टॉक अबाउट लाइक दिस इज़ हराम, और हाउ डेयर ही टॉक अबाउट अगेंस्ट इसराइल और अबाउट द गवर्नमेंटल पॉलिसीज़। उनको तो वैसे ही खुडे लाइन लगा दिया ना, इनको तो डाल दें चले जी, अब ये तो यहाँ से बेचारे फौत ही होकर निकलेंगे जो कुछ उनके साथ सलूक होगा। और इसीलिए जो है वो हम ये देखते हैं अमेरिका में 2-3 बड़े ही रिनाउंड किस्म के जो है वो स्कॉलर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे। एंड आई वाज़ अमेज़्ड टू सी देयर स्पीचेज़ ऑन द यूट्यूब, और उनके डिस्कशन प्रोग्राम्स मैंने खुद सुने। मैंने ना सुने होते तो शायद मैं यकीन ना करती, मैंने खुद सुने हाउ दे वर एडवोकेटिंग LGBTQ, how they are actually working in collaboration with the celebrities from the LGBTQ community,
और किस तरह से जो है वो ये बताया जा रहा है कि नहीं नहीं, हम मुसलमानों को तो इनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये भी माइनॉरिटी है, हम भी माइनॉरिटी हैं, तो अगर हम दो माइनॉरिटीज मिलकर काम करेंगे ना तो हम एक दूसरे के मुफाद की ज्यादा अच्छी तरीके से हिफाजत कर सकते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि स्कॉलर्स के ऊपर जब ये वक्त आ जाए तो बेशक यहाँ पर वो हदीस जो है ना वो फिर पूरी हो जाती है ना कि रुए ज़मीन पर जो है वो उस वक्त की सबसे बदतरीन मखलूक कौन होंगे, ये स्कॉलर जो उलमाए सू हैं। फिर जो है वो एक पोस्टर जो है वो कैनेडियन यूनिवर्सिटी के से डिज़ाइन होकर शाया किया गया एक डिसेंसिटाइजेशन एजेंडा के तौर पे, और ये मैंने यहाँ पर आपके लिए लगाया हुआ है। ये पोस्टर आप देख सकते हैं, इट्स अ वेरी ग्राफिक, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने इसलिए लगाया है। और ये जो पोस्टर है इसमें जो वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने बेसिकली जो है वो क्या करते हैं, दे क्वाइन समथिंग लाइक, मैंने आपको कहा था ना जैसे कि हिजबुल शैतान का सबसे पहला हरबा क्या होता है, बहुत अच्छे दिलकश नारे और दिलकश मकासिद को वो डिफाइन करती है। ठीक है, तो इसमें यानी वो क्या कहना चाहती है, तमाम इंसानों को बराबरी के हकूक मिले और तमाम कोई किसी से इन्फीरियर ना हो, रंग और नस्ल की बिना पर ना किसी काले को कम समझा जाए, ना जो है वो किसी खातून को मर्द से कम दर्जा दिया जाए, ना ही जो है वो कोई जो बॉडीली डिसेबल्ड बंदा है उसको जो है वो किसी नॉर्मल बॉडीड बंदे से जो है वो कम समझा जाए। तो इस तरह सुनने में तो बहुत अच्छी बात लगती है कि वाकई भाई सबको जो है वो एक बराबर लेवल का इंसान समझना चाहिए, लेकिन फिर वो कहाँ पर एंड अप करता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जब हिजबुल शैतान के हाथ में आ जाती है तो वो यहाँ एंड अप करता है जो आप इस पोस्टर पे देख रहे हैं। ठीक है, तो आप इस पोस्टर पे देख रहे हैं कि जी जो एक व्हील चेयर पे बैठा बंदा है वो उतना ही जो है वो हकूक रखता है जितना कि एक नॉर्मल बॉडी है। फिर तो इसी से ही ये एक माइंड प्रोग्रामिंग का वो होता है कि आपने एक ही छतरी के नीचे सबको डाल दिया। इसमें आप देख सकते हैं कि दो स्कार्फ वाली खवातीन हैं, और आप ये देख सकते हैं कि एक दाढ़ी वाला शख्स है और दूसरा जो है वो बगैर दाढ़ी के है। यानी दिखाने की कोशिश ये की गई है कि असल में तो इसका ताल्लुक मजहब से नहीं है, तमाम मजाहिब के लोग जो है वो ये करते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट अबाउट लव। लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ लव, लव इज लव। और फिर किसी का क्या जा रहा है, वेन दे आर म्यूचुअली कंसेंटिंग, तो इसमें किसी का क्या जा रहा है। तो ये हिजाब दिखाकर और ये दाढ़ी दिखाकर ये सब चीज़ें दिखाकर जो है ना, असल में डिसेंसिटाइजेशन की जा रही है मैसेज की, खास तौर पे मुसलमानों की, कि ये दिस इज जस्ट फाइन इन योर रिलीजन, रिलीजन इज समथिंग एल्स। ठीक है, आप नमाजें पढ़ें, अल्लाह को एक माने, आप हज पर भी जाएं, आप चैरिटी भी करें, आप रोजे भी रखें, आप ज़कात भी दें, आप उम्रा भी करें, आप सब कुछ करें, आप दीन की बात भी करें, लेकिन ये कि ये जो एक जेंडर आइडेंटिटी है या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट मैटर, और इसका जो है वो मजहब के साथ कोई लेना देना नहीं है। यू कैन बी अ मुस्लिम एज वेल एज अ गे एट द सेम टाइम। और सबसे पहले तो मेरे ख्याल है कि यूके से जो है वो एक इमाम साहब थे ना किसी मस्जिद के, और उन्होंने कहा था कि जी बड़ी अच्छी, बड़े कोई फखर से और बड़े कोई खुशी से जो है वो एक खबर वहां से ये शाया हुई थी कि आई एम द गे इमाम। तो ये सुबहान अल्लाह इस लेवल तक जो है ये फितना है। इवन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वेरी वेल नोन ब्रदर जो है वो कम्युनिटी के, तो वो भले चंगे मतलब हुआ करते थे मुसलमान, और वो भी इसी तरह थे, इमाम थे, और उन्होंने उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि जी मैं तो गे इमाम हूँ, यानी कि ये बताने के लिए कि जब आपके क्लैरिक्स जो हैं वो कहते हैं कि दिस इज समथिंग विच इज एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ योर रिलीजन, माइक म्यूट कर दें प्लीज, विच इज एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ योर रिलीजन एंड विच इज नॉट कॉन्ट्रेरी टू द वेरी थीम ऑफ योर दीन, तो फिर आपको क्या फिक्र है। यार जाहिर सी बात है ना कि एक आम मुसलमान तो यही सोचेगा ना बैठ के कि हाँ वाकई मेरा कौन सा कोई इतना नॉलेज है, मुझे क्या पता हो, वाकई अगर ये इमाम साहब कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। सही बात है, अगर वो कहते हैं कि गे हैं तो गे हैं, लेकिन देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, दीन का मस्जिद को चलाते हैं, 5 वक्त की नमाज यहाँ पर लीड करवाते हैं, लोगों को कुरान भी सिखाते हैं। तो ये दैट्स हाउ दे आर प्लेइंग विद द माइंड्स, कि इस तरह से जो है ना वो कैसे। तो फिर जब मुसलमानों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, जब ये पोस्टर शाया हुआ, तो फिर इसको उन्होंने दोबारा से कैसे शाया किया कि इनमें से ये जो दो स्कार्फ वाली खवातीन है ना, इनको निकाल दिया इसमें से, पोस्टर में से, और फिर उसके बाद जब उन्होंने जो है वो पोस्टर बाकी का इसी तरह ही रहने दिया, बट स्टिल द पोस्टर वॉज देयर। लेकिन ये कि मुस्लिम कम्युनिटी ने वहां पर बहुत एहतजाज किया। इवन ओंटारियो के जो स्कूल्स हैं वहां पर भी बच्चों ने इसके खिलाफ स्ट्राइक्स की, और उन्होंने क्लासें छोड़ी और एहतजाज किया बाकायदा कि ये जो है दिस इज अ वेरी डेरोगेटरी एक्ट टुवर्ड्स आवर दीन, एंड यू आर मेकिंग द मॉकरी ऑफ इस्लाम, एंड दिस इज वेरी अनएक्सेप्टेबल, और ये कि आप इसको ये रिमूव करें। तो फिर चूंकि वो अब एक सोशल मीडिया का दौर है, एक सोशल प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो एक्शन ले लिया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कि बहरहाल जो बाकी की पिक्चर थी वो वैसी की वैसी ही रही। लेकिन ये कि बताया ये जा रहा है यहाँ पर कि मुस्लिम कल्चर जो है वो तो एंटी गे नहीं है, और कुरान जो है वो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में कुछ खास बात नहीं करता।
और ये कि ये दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल इन इस्लाम, नाउजुबिल्ला। और ये कि बहुत से जो अमेरिकन मुस्लिम हैं वो तो इसे बिल्कुल ठीक समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि दो बहुत बड़े नाम हैं अमेरिकन स्कॉलर्स के, बहुत बड़ी फॉलोइंग है उनकी दुनिया में, और वो जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं। और फिर मैंने आपको बता दिए इमामों की और भी जो है वो एग्जांपल्स। तो इस तरह से जो है वो ये कहा गया है कि वो मुसलमान, यानी अब माइंडसेट क्या बनाया गया है कि मुसलमानों में भी वो मुसलमान जो अभी भी ये कहते हैं कि ये हराम है और ये कुरान की रूह से भी हराम है, दिस इज नॉट ब्यूटीफुल थिंग इन इस्लाम, दिस इज समथिंग हराम इन इस्लाम। तो वो जो है ना वो दे आर जस्ट सिंपली बैकवर्ड्स बिगॉट्स, और इनका कुछ नहीं किया जा सकता। ये बस सिंपली ये जो है ना ये बहुत तंग जहन के, और ये बहुत ही फंडामेंटलिस्ट किस्म के, और ये बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म के। यानी एक वक्त तो था कि जब दाढ़ी रख लेने को, हिजाब कर लेने को, जहाद कर लेने को जो है, या जो कोई जहाद को सपोर्ट करता था उसे ये कहा जाता था कि भाई तुम जो हो ना वो फंडामेंटल और एक्सट्रीमिस्ट हो। लेकिन अब तो हम बहुत जदीद दौर में आ गए ना, बहुत मॉडर्नाइज हो गए हैं। तो मॉडर्न दौर में ये कि जो कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी हराम है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है, और जो है वो इसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, तो ये वो जो बंदा है ना वो जो है इसका मतलब है वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है। सुबहान अल्लाह, यानी ये वक्त आ गया है कि हराम को हराम भी नहीं कहा जा सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। ये सिलसिला तो बहरहाल और बढ़ ही रहा है, चूंकि यूरोप तो बेचारा 2000 में ही पास करके सेम सेक्स मैरिज बिल फारिग हो गया था। तो जाहिर सी बात है वो एक जगह पर ब्रेक तो नहीं लगाती, हिजबुल शैतान तो आगे से आगे चलती है। तो वहां पर जो है वो इंसेस्ट के बिल पास हो रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिलेशन विद द ब्लड, योर ब्लड रिलेशंस ना, यानी सेक्सुअल रिलेशन विद द ब्लड रिलेशंस, यानी आप बहन के साथ, अस्तगफिरुल्लाह, माँ के साथ, और इसी तरह से, ठीक है, सो ऑन। और फिर ये कि नेक्स्ट क्या है वहां पर, तो ये भी खबर मैंने खुद पढ़ी हुई है कि अब तो इस तरह भी हो रहा है कि जानवरों के साथ भी जो है वो अगर आप कर सकते हैं, और जानवरों के केस में तो किसी कंसेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि जानवर तो ह्यूमन के लेवल पर नहीं आता, तो उसे कंसेंट नहीं लिया जा सकता। एनीवे, सो दैट्स द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। आगे चलते हैं तो कॉरपोरेशंस जो हैं, ये आप देख रहे हैं कि जब प्राइड मंथ था तो जो बर्गर किंग प्राइड जो है उसने बर्गर किंग प्राइड वोपर जो है वो रिलीज किया था। तो बर्गर किंग प्राइड वोपर में आप देख सकते हैं कि जैसे बन जो है वो एक टॉप बन होता है और एक बॉटम बन होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस फिगर में जो है वो एक दो टॉप बन और दो बॉटम बन के साथ जो है वो, यानी सेम, द सेम सेक्स, ये उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर ना सिंबॉलिक करने की कोशिश की थी सेम सेक्स को, यानी कि हाउ हाउ द सेक्स इन सेम जेंडर बीइंग कैरिड आउट। बहुत एहतजाज हुआ, बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ। गालिबन आप ये सोच रहे होंगे कि कोई इखलाकी बुनियादें थी उस एहतजाज की जिसकी बिना पर ये एहतजाज हुआ। तो मैं आपकी गलतफहमी ये दूर कर दूं कि जी नहीं, एहतजाज इस वजह से नहीं हुआ। एहतजाज इस वजह से हुआ कि आपने जो है वो होमोसेक्सुअल कम्युनिटी के जज्बात को बहुत ठेस पहुंचाई है, और आपको लगता था कि दिस इज समथिंग फनी कि आपने इससे जो है वो एक फूड प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट बनाई और उसको पूरी दुनिया में आपने ऐसे किया। दिस इज नॉट समथिंग फनी। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एक हमारी बहुत डिग्निटी की बात है। ये हमारे लिए जिंदगी मौत का मसला है। हम अपने हकूक के लिए जंगें लड़ते फिर रहे हैं, मुल्कों मुल्कों जो है वो कानून पास करवाते फिर रहे हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, और आपने ऐड बनाई अपनी तरफ से। आप समझ रहे थे कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आपको तो ये भी नहीं शो करना है अपने सिंबलिज्म से हाउ एक्चुअली द सेक्स इज बीइंग कैरिड बिटवीन द सेम जेंडर, बिटवीन द टू मेंबर्स ऑफ द सेम जेंडर। आपने हमारे एजेंडा को एक्चुअली नुकसान पहुंचाया है। आपने हमारे एजेंडा को एक्चुअली और ज्यादा जो है वो आपने हमें हर्ट किए है, हमारी पूरी कम्युनिटी की फीलिंग्स को। तो फिर बर्गर किंग वालों की तरफ से जो है वो एक माफ़ी की ट्वीट जो है वो भेजी गई। उन्होंने कहा कि भाई आइंदा से हम बहुत मोहतात रहेंगे, और हम जो है वो आपके एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के किसी ना किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करके जो है वो आइंदा से हम अपनी एड्स जो है वो अगर डिज़ाइन करेंगे तो हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि वो आपके आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, आपके कॉज को कहीं नुकसान ना पहुंचाए, और किसी भी तरह हम वो गलत तरीके से जो है वो सिंबलाइज ना कर दे आपके कॉज को। तो ये जो है वो आप देखें कि ये जो है वो हालात जो है वो चल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमने जो है वो सारा आज माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर देखा। अच्छा, लास्ट टाइम हमारा बहुत लंबा हो गया, लास्ट दो लेक्चर थे जो थे वो दो दो घंटे के रहे। तो मैंने यही सोचा था कि अब इंशाल्लाह हम अपनी वही पॉलिसी जो है वो उसको हम रखेंगे कि 1 घंटा या सवा घंटा मैक्सिमम, इतने पर ही हम चलेंगे और इससे आगे नहीं जाएंगे। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे मैं थोड़ा सा आज टच करूँगी 5 मिनट के लिए, और उसके बाद हम सेशन क्लोज करके और यहाँ से हम आगे चलेंगे। सेक्शुअल रेवोल्यूशन आई थी 1960 से पहले।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि दिस इज ऑल द, जैसे वो जो हमने वुमेन 2000 वाला था ना, वो सारे एजेंडा अपने जहन में आप रखिएगा। तो उसमें जो है वो इस तरह से था कि एक जो हिजबुल शैतान, जो शैतान है, उसका जो टारगेट है वो क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज है, ठीक है, या सोशल फैब्रिक ऑफ मैरिज जो है, इसको खत्म किया जाए। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे अब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं, उनके अंदर शादी, सेक्स, रिप्रोडक्शन और मोरालिटी, दे आर वेरी क्लोजली टाइटली निटेड टू ईच अदर। आप अलहदा नहीं कर सकते। शादी के बगैर सेक्स अलाउड नहीं है। सेक्स का मकसद है कि रिप्रोड्यूस किया जाए, ताकि मुस्तकबिल की जो जनरेशन्स हैं, अल्लाह पर ईमान रखने वाली, उनकी नस्लें यहाँ पर, या बनिए नू इंसान की नस्ल चले कुरे अर्ज पर। और ये सारे का सारा जो काम है, या सारे का सारा जो प्रोसेस है, ये बहुत टाइट मोरालिटी के प्रिंसिपल्स के अंदर निट है। बहुत ज्यादा इसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इट इज नॉट लाइक ए जस्ट लेट्स हैव इट फॉर द सेक ऑफ द फन, और उसके बाद जो है वो कोई अगर बच्चा होता है तो उसे इधर फेंक दें या उधर फेंक दें, हमें कोई परवाह नहीं है और बस ठीक है एंड देन मूव ऑन। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बच्चा पैदा होगा उसको एक पूरा नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना उस माँ और बाप की जिम्मेदारी है। और जैसे हमने पहले भी कहा कि इसीलिए दैट इज वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव द हार्मोनियस रिलेशन इन द हाउस होल्ड। This, the household, which is actually built upon the principles of Islam, is the basic unit of society। क्योंकि सोसाइटी किससे मिलकर बनती है? सोसाइटी मिलकर बनी, जैसे हम कहते हैं ना कि इमारत किससे मिलकर बनती है? ईंटों से। तो ईंट उसकी क्या है? उसकी इकाई है, उसका एक यूनिट है। अगर आपने ईंट टेढ़ी रखी उसकी बुनियादों में, तो आप चाहे उसके ऊपर फिर कितनी हसीन इमारत बनाते रहे, तो वो सीधी नहीं जाएगी। तो इसी तरह जो मुआशरे की इकाई है ना, वो है खानदानी निज़ाम। ये खानदानी निजाम को करप्ट करना ही तो शैतान का सबसे बड़ा हरबा था। जब भी तो वो अपने उस चेले को गले के साथ लगाता है कि तूने आज काम किया, ये जो तू आज एक मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डलवा कर आ गया है ना, ये तूने आज काम किया है। तो वो तो मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई है, आई मीन लाइक डिवोर्स की बात है। सो थिंक ऑफ अ सोसाइटी जहां पर सारे ही लोग जो है वो सेम सेक्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वहां तो एक जनरेशन के बाद तो ह्यूमन जनरेशन ही खत्म हो जाएगी फिर। तो ये जो मैस असल में यहाँ तक पहुंचा है, ये सबसे पहले जो है वो पहुंचा है जो एक नॉर्मल हलाल प्रोसेस है, किस तरह से उसे पहले आपने एक नॉर्मल हराम प्रोसेस की तरफ लेकर गए हैं। यानी सेक्स तो अपोजिट जेंडर के दरमियान ही रही, लेकिन कैसे जो है वो जना की तरफ चली गई, कैसे इसमें से मैरिज खत्म कर दी गई। और जब ये हुआ तो फिर जो है वो एक एब नॉर्मल जो है वो सेक्स के उसकी तरफ चला गया। यानी अब वो नॉर्मल ही नहीं रहा, वो परवर्टेड हो गया है। अब जो है वो उससे भी आगे चले गए हैं। वो कहते हैं कि हमारी तो इससे भी ग्रेटिफिकेशन नहीं होती, हमें तो जो है वो अब हमें तो मर्दों को मर्दों से लज्जत आ रही है और औरतों को औरतों से लज्जत आ रही है। और ये सारा कुछ जो है, इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो रोल है वो बड़ा क्रिटिकल था, जो कि 1959 में रोल आउट की गई थी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। क्योंकि उससे पहले पहले इस तरह से हुआ करता था कि लाइक जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि मोरालिटी जो है वो अब्राहमिक रिलीजन में मैरिज को लेकर जो है वो तीनों अब्राहमिक रिलीजन के अंदर जो है वो जना जो है वो हराम है। और यही सेम सेक्स मैरिज तो खैर हराम है ही है, और सिमुलेशन टू द अदर जेंडर भी हराम है। तो उसमें जो है वो जब ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं थी, तो फिर भी जो है वो एक ये खौफ रहता था कि अगर कुछ हो जाता है आउट ऑफ द वेडलॉक, तो अब वो जो बच्चा है उसको कैसे अबॉर्ट करेंगे। और अगर वो अबॉर्ट नहीं होगा तो ये क्वेश्चन रेज होगा कि ये कहाँ से आया है, किसका बच्चा है। ये कहानी के तौर पे ना अमेरिकन उनमें अब से कोई 10 20 30 साल पहले की ये एक बात, बल्कि आप कहने चले 1960 से पहले की ये बात हुआ करती थी कि कभी कभार कोई ऐसा केस हो जाता था और कोई बच्ची जो है वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती थी बिकॉज ऑफ द रिलेशन आउट ऑफ द वेडलॉक, तो उसे ये कहा जाता था कि वो अपनी नानी के घर छुट्टियों पर चली गई है। और वो 6 7 महीने के बाद फिर वापस आती थी, और तब तक वो बच्चा जो भी हो जाता था, एंड नो बॉडी डिड टॉक अबाउट इट स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये बहुत बड़ा टैबू था और बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन कहाँ से वो सोसाइटी, वो ये सोसाइटी बन गई जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आई है, तो जाहिर सी बात है अब ये हमारा बैरियर तो खत्म हो गया। नाउ लेट्स हैव अ सेक्स फॉर द सेक ऑफ फन, इवन आउट ऑफ द मैरिज। और अगर कोई कंसीव हो जाता है बच्चा, तो जो वो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कोई इशू ही नहीं है। फिर इसी की को मजीद जो है वो आगे एक स्टेप लेकर जाने के लिए अबॉर्शन को लीगलाइज किया गया। अब आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा अमेरिका में अबॉर्शन को कुछ स्टेट्स हैं जो कर चुकी हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो नहीं कर रही। तो किस तरह से तहरीकें चल रही हैं कि ये तो वही मेरा जिस्म मेरी मर्जी, दिस इज माई बॉडी, आई शुड बी द वन हु शुड हैव द राइट ऑफ डिसाइडिंग whether to take the decision of abortion or not।
तो ये एबॉर्शन के बारे में भी चल रहा है। अब आप देखिएगा जैसे अमेरिका की ज़्यादा सारी स्टेट्स में अभी हो जाता है ये लीगलाइज, ऑलरेडी मेरे ख्याल हो चुका हुआ है, मैंने इसको देखा नहीं अभी लेटली। तो आप देखिएगा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी फ़ौरन अप्रूव हो जाएगा और फिर फ़ौरन ही पाकिस्तान में भी अप्रूव हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो दे आर इंटरकनेक्टेड। इसी को इंशाल्लाह आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम और इसको लेकर चलेंगे। अभी आज के लेक्चर के लिए इतना ही। पहले हम सेशन को क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो अगर आप में से कोई कोई भी बात करना चाहे तो उस बात को रखेंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा आप सबका अटेंड करने के लिए।